बेशक, हालांकि यिन यंग दायरे में तोड़ने की शानदार उपलब्धि को पूरा करना असंभव था। हालांकि रुद्रसेन ने अभी भी पाया कि उनकी खेती पागलपन से बढ़ रही थी। बूम! उसके शरीर के भीतर एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव तूफानी समुद्र की तरह बह गया। रुद्रसेन को आकाश की ओर देखने और दहाड़ने की इच्छा हुई। दहाड़! रुद्रसेन के शरीर से एक अजगर की दहाड़ और हाथी की दहाड़ जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। रुद्रसेन मूल रूप से मार्शल जनरल क्षेत्र के छठे स्तर पर थे और उनके पास 3125 ड्रैगन और हाथियों की ताकत थी। हालांकि तोड़ने के बाद रुद्रसेन की ताकत बढ़कर 15,625 ड्रैगन और हाथी हो गई थी। एक अजगर और हाथी की ताकत 10 ड्रैगन्स की ताकत के बराबर थी। रुद्रसेन की ताकत 1,56,250 ड्रैगन्स के बराबर थी। जब 5 भक्षक मार्शल आत्माएं सक्रिय हो गए तो रुद्रसेन की ताकत 5 गुना बढ़ गई। वो 7,81,250 ड्रैगन पावर होगा। मार्शल जनरल क्षेत्र के 7वें स्तर पर साधारण काश्तकारों के पास 15,625 ड्रैगन्स थे। रुद्रसेन की ताकत उसी स्तर के काश्तकारों की तुलना में 50 गुना अधिक थी। सामान्य काश्तकारों के लिए एक मार्शल जनरल की 8वीं स्वर्गीय परत में 78,125 ड्रैगन्स होंगे, एक मार्शल जनरल की 9वीं स्वर्गीय परत में 3,96,225 ड्रैगन्स होंगे और एक मार्शल जनरल की 10वीं स्वर्गीय परत में 19,53,125 ड्रैगन्स होंगे। रुद्रसेन की साधना मार्शल जनरल क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही थे। अपनी गुप्त तकनीक का भरोसा करते हुए वो 10वें स्तर के मार्शल जनरल दायरे के कल्टीवेटर को आसानी से कुचल सकता था। बेशक, भले ही वो कुछ निम्न स्तरीय मार्शल किंग्स यानी मार्शल किंग दायरे के पहले, दूसरे और तीसरे स्तरों को निम्न स्तरीय मार्शल किंग्स के रूप में माना जाता था, का सामना कर रहा था, फिर भी वो उन्हें अपनी गुप्त तकनीक और 5 भक्षण मार्शल आत्माओं से मार सकता था। इससे पहले रुद्रसेन ने पहले ही 15 निम्न स्तरीय मार्शल किंग्स को मार दिया था। तोड़ने के बाद रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। हालांकि उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, क्योंकि रुद्रसेन को पता था कि उनकी साधना अभी भी उन शीर्ष विशेषज्ञों से दूर है। स्विश स्विश, सुनहरे पंख फैल गए और रुद्रसेन जल्दी से वापस उड़ गए। फायर किलिन, बूढ़ा आदमी, कामिनी और यामिनी सभी रुद्रसेन का इंतजार कर रहे थे। फायर किलिन की अभिव्यक्ति बहुत बुरी थी। वो थोड़ा बेचैन था। जिस व्यक्ति ने रुद्रसेन को मारने के लिए उसका पीछा किया था, वो यिन यांग क्षेत्र का एक कृषक था। इससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वो उस समय शक्तिहीन था। अगर वो बेनकाब हो जाता तो वो रुद्रसेन के अच्छे इरादों को निराश कर देता। दिव्य शक्ति। फायर किलिन ने अपने दांत पीसे और अपने पंजे उठाए। वो दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसका शरीर अभी भी सूखा था। कोई दिव्य शक्ति प्रवाहित नहीं हुई। बैंग! अचानक छिपाव सरणी गायब हो गई और रुद्रसेन प्रकट हो गए। रुद्रसेन को देखने के बाद फायर किलिन ने राहत की सांस ली। उसका चिंतित हृदय अंत में शांत हो सकता था। बड़े भाई, यामिनी ने आपको बहुत याद किया। यामिनी ने खुद को रुद्रसेन की बाहों में फेंक दिया। कामिनी ने भी रुद्रसेन को बहुत उत्साह से देखा। वो अभी अभी मौत के लिए चिंतित थीं। मैं ठीक हूं, हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, चलो जल्दी चलते हैं। मृत मार्शल किंग्स द्वारा छोड़े गए 10 से ज्यादा ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स थे। रुद्रसेन ने एक ब्लैक फ्लेम बीस्ट को वश में कर लिया। हर कोई ब्लैक फ्लेम बीस्ट पर सवार हो गया और जल्दी से रात की आड़ में चला गया। 1 महीने बाद रुद्रसेन और फायर किलिन ने पश्चिम महाद्वीप छोड़ दिया और क्रिम्सन फायर कंट्री में लौट आए। इस तरफ, जहां तक बूढ़े आदमी, कामिनी और यामिनी का सवाल है, रुद्रसेन ने पहले ही उनकी देखभाल कर ली थी और उन्हें बूढ़े आदमी के बड़े चचेरे भाई के पास भेज दिया था। बूढ़ा आदमी एक सीधा व्यक्ति था और अपनी 2 पोतियों को अपने साथ लाते हुए देखकर बहुत खुश था। रुद्रसेन ने बूढ़े आदमी, कामिनी और यामिनी को भविष्य में इसकी जरूरत पड़ने पर रखने के लिए 1 लाख चांदी की तालें दी। उसने बूढ़े आदमी को 3 पोतियों की देखभाल करने में मदद करने के लिए 1 लाख चांदी की तालें भी दी। बूढ़े आदमी ने देखा कि रुद्रसेन की शक्ति असाधारण थी और उसकी की गहरी और शक्तिशाली थी। उसने अपने प्रति कामिनी की स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति को भी देखा, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि रुद्रसेन और क्विंग एयर के बीच एक घनिष्ठ संबंध हो सकता है। इसलिए वो पूरी तरह से सहमत हो गया। वो एक सीधा व्यक्ति था, इसलिए भले ही उसके पास 1 लाख चांदी की तालें ना हों, फिर भी वो उनकी देखभाल करेगा, इनाम का तो उल्लेख ही ना करें। इस समय रुद्रसेन क्रिम्सन फायर कंट्री के क्रिम्सन क्लाउड शहर में आराम कर रहे थे। रुद्रसेन और फायर किलिन रोड पर चल रहे थे और दूर से एक नोटिस देखा। देखने के लिए कई लोग आसपास इकट्ठे हो गए। रुद्रसेन और फायर किलिन भी चले गए।
नोटिस पर एक युवा नोबल की तस्वीर थी। जो कोई भी इस व्यक्ति के ठिकाने की सूचना देगा उसे 1 लाख चांदी की तालें पुरस्कृत की जाएंगी। जो कोई भी इस व्यक्ति को पकड़ेगा उसे 1 लाख सोने की तालें पुरस्कृत की जाएंगी। 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने तक रहने के लिए 1 सोने का सिक्का पर्याप्त था। 1 लाख सोने के सिक्के एक बड़ी संपत्ति थी। कई लोग इस बारे में बात करने लगे और ये अनुमान लगाने की कोशिश करने लगे कि ये वांछित युवक कौन है। ये मैं नहीं हूं। किंग यांग संप्रदाय मुझे ढूंढ रहा है। रुद्रसेन ने थोड़ी बौहें चढ़ा लीं। किंग यांग संप्रदाय स्पष्ट रूप से बहुत सक्षम था। उन्होंने पड़ोसी देशों में खबर फैला दी थी, इसलिए रुद्रसेन के वांटेड पोस्टर हर जगह थे। रुद्रसेन के मन में किंग यांग संप्रदाय के प्रति अच्छी छवि नहीं थी। हालांकि पहले उनके साथ उनका संघर्ष था, लेकिन उनके बारे में उनकी कोई बुरी धारणा नहीं थी। हालांकि जब किंग यांग संप्रदाय के यिन यांग साधक ने उन्हें मारने की कोशिश की तो रुद्रसेन को पता चला कि किंग यांग संप्रदाय के उच्च अधिकारी गुप्त रूप से मानवीय कलाओं की खेती कर रहे हैं। किंग यांग संप्रदाय ने उसे गिरफ्तार करने के लिए शायद इतना प्रयास किया क्योंकि वो इस बात से चिंतित थे कि वो ये खबर फैलाएंगे कि किंग यांग संप्रदाय के उच्च अधिकारी मानवीय कलाओं की खेती कर रहे हैं, जो किंग यांग संप्रदाय के लिए अनंत परेशानियां लाएगा। रुद्रसेन ने उसकी ठुड्डी को छुआ और बुदबुदाया, चूंकि आप इतने हृदयहीन हैं इसलिए मुझे अन्यायी होने के लिए दोष मत दो। देखो, क्या वो बच्चा नहीं है जो उच्चाधिकारियों द्वारा चाहा जाता है? किसी ने अचानक रुद्रसेन की ओर इशारा किया। सरसराहट। रुद्रसेन को देखकर कई लोग पीछे मुड़कर हैरान रह गए। स्पष्ट रूप से उन्हें किंग यांग संप्रदाय के वांछित व्यक्ति की उम्मीद नहीं थी। उसे पकड़ो और 1 लाख सोने का इनाम पाओ। एक किसान चिल्लाया। वो इस बात का लाभ उठाना चाहता था कि रुद्रसेन को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग थे। हुफ, अगर आप मरना नहीं चाहते तो आप कोशिश कर सकते हैं, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसके शरीर से एक भयानक बल निकलने लगा। जब उन्हें रुद्रसेन की शक्ति का एहसास हुआ तो कई लोगों के चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए। वे रुद्रसेन की शक्ति से चकित थे। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन ने फायर किलीन पर नजर डाली। सनसनाहट। फायर किलीन रुद्रसेन के कंधे पर कूद गया। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख खोले और शहर से बाहर निकल गया। वो यहाँ है, बहुत अच्छा। कुछ ही दूरी पर एक रेस्टोरेंट में उदास आंखों की जोड़ी दिखाई दी और रुद्रसेन को जाते हुए देखा। इसके तुरंत बाद चिहू और राष्ट्र में एक खबर तेजी से फैल गई। ये राक्षसी कलाओं का अभ्यास करने वाले किंग यांग संप्रदाय के उच्चाधिकारियों के बारे में था। किंग यांग संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने ये खबर सुनकर गुस्से में आ गए। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये खबर फैलाने वाले रुद्रसेन ही होंगे। किंग यांग संप्रदाय ने जल्दी से लोगों को खबर दबाने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें चिहू और राष्ट्र की शाही परिवार की मदद मिली थी, फिर भी देर हो चुकी थी। ये खबर चिहू और राष्ट्र से पूर्वी प्रांत की दिव्य भूमि और यहाँ तक कि अन्य प्रांतों में भी तेजी से फैल गई। पूर्वी प्रांत की दिव्य भूमि के मार्शल स्पिरिट पैलेस ने पहले ही मामले की जांच के लिए लोगों को भेज दिया था। मार्शल स्पिरिट पैलेस सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में शीर्ष 3 बलों में से एक था। ये आदिम राजवंश और आदिम पवित्र भूमि से भी अधिक शक्तिशाली था। 3 शक्तियां मार्शल स्पिरिट पैलेस, स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स गिल्ड और एल्केमिस्ट गिल्ड थी। ये 3 महान शक्तियां विरासत थीं जो हर महान युग में चलती थीं। आध्यात्मिक सरणी मास्टर्स गिल्ड और एल्केमिस्ट गिल्ड सरणी मास्टर्स और कीमिया घरों द्वारा गठित सबसे बड़ी ताकतें थीं। मार्शल स्पिरिट पैलेस स्वाभाविक रूप से मार्शल स्पिरिट पैलेस से संबंधित था। मार्शल स्पिरिट पैलेस एक बहुत विशेष ताकत थी। ये एक तटस्थ बल था और इसे अनगिनत ताकतों द्वारा दुनिया की निगरानी के लिए चुना गया था। दुनिया की निगरानी क्या था? उदाहरण के लिए, कौन सी जगह राक्षसों का दंगा कर रही है, कौन सी शक्ति शैतानवाद के साथ मिली भगत में है और कौन सी शक्ति जाहिरी तौर पर एक धार्मिक शक्ति है लेकिन गुप्त रूप से शैतानवाद के समान ही काम करती है। ये मार्शल स्पिरिट पैलेस की जिम्मेदारी थी जो दुनिया पर नजर रखना था। हालांकि मार्शल स्पिरिट पैलेस के पास प्रमुख ताकतों को सीधे आदेश देने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मार्शल स्पिरिट पैलेस की जांच प्रमुख ताकतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि मार्शल स्पिरिट पैलेस किंग यांग संप्रदाय को एक दुष्ट संप्रदाय के रूप में परिभाषित करता है तो प्रमुख ताकतें एक झटके में किंग यांग संप्रदाय को नष्ट करने के लिए एकजुट हो जाएंगी। ये मार्शल स्पिरिट पैलेस की जिम्मेदारी थी। बेशक मार्शल स्पिरिट पैलेस बहुत निष्पक्ष था। ये इसी वजह से था कि प्रमुख ताकतों ने इसे मान्यता दी। अब जबकि मार्शल स्पिरिट पैलेस चिहुओ राष्ट्र में दिखाई दिया था और किंग यांग संप्रदाय की जांच कर रहा था तो किंग यांग संप्रदाय बहुत व्यस्त था। रुद्रसेन और फायर किलीन एक पहाड़ी जंगल में आराम कर रहे थे। क्या आप अभी भी राजन की बहन को देखने के लिए किंग यांग संप्रदाय में जाना चाहते हैं? फायर किलीन ने पूछा। रुद्रसेन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मुझे नहीं पता था कि किंग यांग संप्रदाय इतनी बुरी स्थिति में होगा। हालांकि किंग यांग संप्रदाय भी एक अच्छी जगह नहीं है। अगर मैं अभी किंग यांग संप्रदाय में जाता हूं तो मैं सीधे उनके जाल में फंस जाऊंगा। उस स्थिति में चलो वापस चलते हैं, फायर किलीन ने कहा। रुद्रसेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने राजन से वादा किया था कि मैं उसकी बहन की देखभाल करूंगा।
मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। भले ही किंग यांग संप्रदाय खतरनाक हो, फिर भी मैं जाकर देखना चाहता हूँ। फायर किलीन ने सिर हिलाया। ये आसान है, बस बांस की टोपी पहन लो। फायर किलीन का सुझाव एक अच्छा विचार था। बूम! उसी समय दूर से एक भयानक आभा आई। वो तेजी से रुद्रसेन के पास आ रही थी। फायर किलीन ने कहा, कुछ मजबूत किसान रुद्रसेन के पास आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आपके लिए आ रहे हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और उड़ गया, लेकिन वो समय पर बच नहीं पाया। दो किसान एक आदिम रथ को चलाते हुए उसकी ओर आ रहे थे। आदिम रथ असाधारण था। इसने एक घनी यिनकी का उत्सर्जन किया, मानो जैसे कि ये एक नरक से निकला हुआ दानवी नियंत्र हो। रथ पर दो अधेड़ उम्र के किसान खड़े थे। उनके मन में भयानक अभिभाव थे, और जब उन्होंने रुद्रसेन को देखा तो उन्होंने उपहास किया। वे आदिम युद्ध के मैदान से नीचे उतरे और रुद्रसेन को घेर लिया। बच्चे, तुम बच नहीं सकते। पहाड़ी जंगल में अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। किसानों में से एक ने सीधे अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ा। सनसनाहट! एक पंजे की रोशनी संघनित हुई और रुद्रसेन के छाती पर हमला किया। सनसनाहट! रुद्रसेन जल्दी से बाईं ओर चकमा दे गए। ये हमला रुद्रसेन को नहीं लगा, लेकिन ये रुद्रसेन से 30 मीटर पीछे एक पेड़ से टकराया। पेड़ को तुरंत पंजे से कुचल दिया गया। कितना शक्तिशाली हमला है! रुद्रसेन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके सामने दो लोग 40 के दशक के मध्यम उम्र के पुरुष थे। उनमें से एक काले रंग का वस्त्र पहने हुए था, जबकि दूसरा सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए था। उनके शरीर से एक गंभीर आभा निकल रही थी। जाहिर है कि वे डेविल डाओ के दो विशेषज्ञ थे। बच्चे, तुम बुरे नहीं हो। तुम वास्तव में मेरे हमले को चकमा देने में कामयाब रहे। हमला करने वाला व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए एक आदमी था। उसकी आवाज उदास थी, जैसे आधी रात के नाश्ते की आवाज होती है। ये कर्कश और कान के लिए अप्रिय थी। इस आवाज को सुनकर लोगों को डरावना एहसास हुआ। रुद्रसेन ने दोनों लोगों की ओर ठंडे भाव से देखा। ये दोनों लोग असामान्य रूप से मजबूत थे। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि उन्हें मार्शल किंग क्षेत्र की 5वीं परत पर होना चाहिए, क्योंकि इन दो काश्तकारों ने रुद्रसेन को गहरा खतरा महसूस कराया था। मार्शल किंग क्षेत्र की पहली, दूसरी और तीसरी परत के काश्तकार रुद्रसेन के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हालांकि चौथी परत का मार्शल किंग क्षेत्र का कल्टीवेटर रुद्रसेन से अधिक मजबूत था, लेकिन रुद्रसेन के लिए इस तरह महसूस करना बहुत मुश्किल था। मार्शल किंग क्षेत्र की 5वीं परत या उससे भी मजबूत साधक ही रुद्रसेन को ऐसा महसूस करा सकते हैं। आप वही हैं जिन्हें किंग यांग संप्रदाय द्वारा वांछित हैं, है ना? काले वस्त्र पहने किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्रसेन ने उपहास करते हुए कहा, केवल 1 लाख सोने के सिक्कों के लिए आप इतना बड़ा उपद्रव करने जा रहे हैं? मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। जल्दी करो और चले जाओ। हे। दोनों लोग अचानक उदास होकर हंसने लगे। सफेद वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने उपहास किया और कहा, बचवा, तुम हमें बहुत कम आंकते हो। किंग यांग संप्रदाय ने अंडरवर्ल्ड शिकार आदेश जारी किया है। जो कोई भी आपका सिर ले सकता है, उसे न केवल 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त होंगे, बल्कि एक प्राचीन जादुई तकनीक भी मिलेगी। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किंग यांग संप्रदाय इस एहसान को याद रखेगा। हे, एक प्राचीन शक्ति को आप पर एहसान करना है, ये व्यवसाय काफी अच्छा है। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने नहीं सोचा था कि किंग यांग संप्रदाय अंडरवर्ल्ड शिकार आदेश जारी करेगा। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये अंडरवर्ल्ड शिकार आदेश क्या है? हार्मिन डियर ने उपहास करते हुए कहा, चूंकि आप जल्दी ही मरने वाले हैं, इसलिए मैं आज आपको सबक सिखाऊंगा। ये अंधेरी दुनिया में एक तरह का इनाम है। दुष्ट पथ, राक्षसी पथ, दानव कबीले, याओ कबीले आदि में से कोई भी इनाम प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि हत्यारे और धार्मिक किसान जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई है, वे भी इनाम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब वे इनाम पूरा कर लेंगे तो उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। तो फिर ये अंडरवर्ल्ड शिकार आदेश कहाँ जारी किया गया है? रुद्रसेन पूछता रहा। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको जानना चाहिए, सफेद दानव ने उदास होकर कहा। काले दानव ने कहा, बचवा, क्या तुमने अपनी बकवास कर ली? यदि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है तो खुद को मार डालो। इस तरह तुम दर्द में नहीं मरोगे। यदि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने का क्या मतलब है। रुद्रसेन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तुम दोनों अंधे कुत्ते हो। हैरानी की बात यह है कि तुम आकर मुझे नाराज करने की हिम्मत करते हो। यदि तुम अभी चले जाते हो तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। यदि तुम नहीं करते हो तो तुम यहीं मर जाओगे। जब ब्लैक डीमन डुओ ने रुद्रसेन की बातें सुनी तो वे तुरंत गुस्से में आ गए। एक कचरा सामान्य क्षेत्र साधक, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्लैक डीमन डुओ को नीचा दिखा दे? ब्लैक डीमन डुओ लंबे समय से प्रसिद्ध थीं, उन्हें इस तरह से कैसे देखा जा सकता है? काले दानव ने उपहास किया, बचवा, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। जब हम तुम्हें बाद में पकड़ेंगे तो हम तुम्हें सीधे नहीं मारेंगे, इसके बजाय हम तुम्हारे मांस के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। कर दो। श्वेत दानव ने अपना हाथ लहराया और उन दोनों ने रुद्रसेन पर हमला कर दिया।
जब तक ब्लैक डीमन डुओ ने हमला किया, चाहे उनके प्रतिद्वंद्वी की साधना का स्तर कुछ भी हो, वे एक साथ हमला करेंगे। वे दोनों सतर्क लोग थे। इसी सावधानी के कारण वे अब तक जीवित थे, भले ही वे रुद्रसेन के साथ काम कर रहे हों, जो एक सामान्य क्षेत्र चीटी था। वे अभी भी उसी तरह के विचार का पालन कर रहे थे जब वे अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे। अगर वे हमला करने वाले थे तो वे एक साथ हमला करेंगे। झपटना झपटना। ब्लैक डीमन डुओ ने रुद्रसेन पर बाएं और दाएं से हमला किया। काले दानव ने घोस्टली शैडो हैंड तकनीक का उपयोग किया, जो पंजे की रोशनी को संघनित करता है, जो रुद्रसेन को पकड़ लेता है। श्वेत दानव ने डेविल्स घोस्ट फिस्ट तकनीक का उपयोग किया और मुट्ठी की संख्या लू सिंह की ओर उड़ी। मुट्ठियों की छाया राक्षसों में बदल गई जब वे उसकी ओर झपट रहे थे। रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गए। धड़ाम। हालांकि ब्लैक डीमन डुओ के संयुक्त हमले के तहत उन्हें अभी भी उड़ा दिया गया था। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उनका खून खौल रहा था। ब्लैक डीमन डुओ कम से कम मार्शल किंग दायरे के 5वें स्वर्ग में थी। अब उनके लिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल था और वे बड़े नुकसान में थे। मुझे पहले उनमें से किसी एक को हराना होगा, केवल उन्हें पकड़कर ही मैं उन्हें मार सकता हूं, अन्यथा मैं ही मरने वाला होऊंगा। रुद्रसेन की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि रुद्रसेन के लिए स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन रुद्रसेन ने बहुत सारी जीवन मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था। उन्होंने किन यांग संप्रदाय के बलिदान के यिन यांग क्षेत्र के पुरुषों के साथ एक भीषण लड़ाई का भी अनुभव किया था। इसलिए रुद्रसेन ने एक शांत प्रकृति विकसित की थी। वे जानते थे कि यदि वे ब्लैक डीमन डुओ के खिलाफ लड़ेंगे तो उनके लिए जीतना मुश्किल होगा। उनमें से किसी एक को पहले मारकर ही उनके जीतने का मौका मिलेगा। हालांकि रुद्रसेन ये भी जानते थे कि उनकी शक्ति से उनमें से किसी एक को मारना बेहद मुश्किल है, जब तक वे उन्हें गार्ड से न पकड़ सकें। रुद्रसेन को अचानक एक विचार आया। धड़ाम धड़ाम। ब्लैक डीमन डुओ ने फिर से हमला किया। बाहर निकलो, प्राचीन सवित्र सम्राट क्योंक्यूर का क्लोन। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराते हुए कहा। दहाड़ दहाड़। एक गहरी दहाड़ आकाश में फैल गई जब 2 सिर वाली क्योंक्यूर प्रकट हुई और खुद को काले दानव पर फेंक दिया। एक क्लोन तकनीक। उस छोटे लड़के के पास एक क्लोन तकनीक है। हार्मिन डियर चौंक गया। फिर उसकी आंखें अनंत लालच से भर गईं। यदि कोई जनरल सफलतापूर्वक क्लोन तकनीक बना सकता है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली क्लोन तकनीक होगी। ब्लैक डीमन डुओ मार्शल किंग थे। यदि वे एक क्लोन तकनीक प्राप्त कर सकते हैं तो इसे बनाना बहुत आसान होगा। ये सोचकर ब्लैक डीमन डुओ उत्तेजित हो गई। भाई, मैं क्लोन से निपटूंगा, आप उस छोटे लड़के से निपटान करें। उसे मत मारो, उसे जिंदा पकड़ लो। काले दानव ने भयानक आवाज में कहा। चिंता मत करो, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। श्वेत दानव ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने मरने नहीं कहा। अचानक श्वेत दानव ने अपना सिर पकड़ा और एक अतुलनीय रूप से शोकपूर्ण चीख निकाली। अरे नहीं, एक आत्मा का हमला। छोटे लड़के, तुम मरना चाहते हो। ब्लैक डीमन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वो श्वेत दानव की रक्षा करना चाहता था, लेकिन 2 सिर वाले पंखों वाले बाघ ने उसे रोक दिया। तुम जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हो, आश्चर्यजनक रूप से तुम विचलित हो। इसके अलावा तुमने एक घातक गलती की, तुमने मुझे कम आंका। रुद्रसेन ने ठंडे और अलिप्त भाव से कहा। उसने श्वेत दानव पर एक मुक्का फेंका। भूम। हवा में एक जोरदार विस्फोट फैल गया। रुद्रसेन के मुक्के से श्वेत दानव उड़ गया और खून की खांसी की। हुम। भूषण को घायल करने के बाद रुद्रसेन भूषण की ओर बढ़े। भूषण को मारने का ये सबसे अच्छा समय था। यदि वो इस अवसर से चूक गया तो दूसरा ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। वो एक पल में श्वेत दानव के सामने की ओर दौड़ा। उसकी हथेली गड़गड़ाहट की शक्ति से घिरी हुई थी और उसने उसे श्वेत दानव की ओर उड़ा दिया। छोटे लड़के, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। भूषण गंभीर रूप से घायल था। वो क्रूर लग रहा था। ये जीवन मृत्यु का समय था और वो रुद्रसेन को मारना चाहता था। स्काई टायरेंट बिजली मंत्र। रुद्रसेन ने वज्र को संघनित किया और उन्हें भूषण पर फेंक दिया। उनके वज्र आपस में जुड़ गए और एक भयानक घुमाव शक्ति जारी की जो भूषण की ओर बढ़ गई। धड़ाम। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज फैल गई। स्काई टायरेंट बिजली मंत्र बिजली की एक गेंद में संघनित हो गया था और भूषण के शरीर में टकरा गया था। भूषण का आधा शरीर फट गया। हर जगह खून के छींटे फैले हुए थे। ये एक दुखद दृश्य था। भाई, जब हार्मिन डियर ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वो रुद्रसेन को मारना चाहता था, लेकिन 2 सिर वाले पंखों वाले बाघ ने उसे रोक दिया। एक साथ मरो। भूषण ने अपने शरीर को देखा और जानता था कि वो जीवित नहीं रह सकता। वो क्रूरता से मुस्कुराया और खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। उसका शरीर फूलने लगा। जब रुद्रसेन ने यह देखा तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। भूषण ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मविनाश करने जा रहा था। हूश।
रुद्रसेन जल्दी से दूर चले गए, लेकिन उनके पास भूषण के आत्मविनाश को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ड्रैकोफैंट सुरक्षा! रुद्रसेन चिल्लाया। कठोर शक्ति ने रुद्रसेन को घेर लिया। बूम! उसके बाद एक विस्फोट की आवाज ने हवा को भर दिया। 5वीं आकाशीय परत के कृषक भूषण ने आत्मविनाश का विकल्प चुना था। वो मरने से पहले रुद्रसेन को अपने साथ ले जाना चाहता था। क्यू परत के एक कल्टीवेटर का आत्मविनाश भयानक था। आसपास का जंगल एक झटके में नष्ट हो गया। विस्फोट से रुद्रसेन उड़ गए। वाह, वाह, वाह! रुद्रसेन ने हवा में 3 कौर खून निकाला। रुद्रसेन का शरीर हिंसक रूप से एक पेड़ से टकराया। टक्कर के जोर से पेड़ टूट गया। थम्प! रुद्रसेन को 30 मीटर दूर फेंक दिया गया। उसका शरीर फड़क रहा था। 5वीं आकाशीय परत के एक साधक का आत्मविनाश भयानक था। भले ही रुद्रसेन के पास एक मजबूत शरीर और कठोर शक्ति थी, फिर भी वो घायल थे। उसने अपने शरीर पर लगी चोटों को दबाने के लिए जल्दी से एक उपचार की गोली ली। चुट्टे, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। हारमिंदर गुस्से से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। रुद्रसेन का दिल! जब वो छोटे थे तब वो और भूषण आसुरी मार्ग में शामिल हो गए थे और 30 साल से साथ थे। भूषण की हत्या रुद्रसेन ने की थी। धमाका, धमाका, धमाका! हारमिंदर की 3 पलहार 2 सिर वाले क्योंग क्यूई के शरीर पर पड़ी। हारमिंदर 2 सिर वाले क्योंग क्यूई को उड़ाने के लिए अपनी जान पूरी तरह से जोखिम में डाल रहा था। फिर हारमिंदर तेजी से रुद्रसेन की ओर बढ़ा। मारो, मारो, मार डालो! उसके मन में केवल एक ही विचार था। वो भूषण का बदला लेने के लिए रुद्रसेन को मारना चाहता था। आत्मा तलवार! रुद्रसेन ने फिर से अपनी सीक्रेट सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो हारमिंदर पर हमला करना चाहता था, जैसा कि उसने भूषण के साथ किया था, लेकिन इस बार वो असफल रहा। हारमिंदर ने भूषण से सबक सीखा था। उसका शरीर एक मजबूत क्यूई से घिरा हुआ था और उसने रुद्रसेन की आत्मा तलवार को अवरुद्ध कर दिया था। रुद्रसेन अब अपनी सीक्रेट सोल टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकता था। वो हारमिंदर से लड़ने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। हालांकि रुद्रसेन अपनी स्थिति जानते थे। भूषण के आत्मविनाश ने उन्हें घायल कर दिया था। हारमिंदर को मारना और भी मुश्किल होगा। दूरी में फायर किलिन एक चट्टान पर खड़ा था और लड़ाई देख रहा था। उन्होंने रुद्रसेन और ब्लैक व्हाइट डबल डेमन्स के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया। अगर वो चाहते तो भी नहीं कर सका। हारमिंदर ने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। उसकी क्यूई एक विशाल हाथ में संघनित हो गई और उसने उसे रुद्रसेन की ओर पटक दिया। झपटना! रुद्रसेन तेजी से बाईं ओर चले गए और हारमिंदर के हमले को चकमा दे दिया। हारमिंदर का हमला जमीन पर गिरा, जिससे 10 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। हारमिंदर की हालत खराब हो गई थी। उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी। हारमिंदर के हमले भयंकर और भयंकर हो गए। उन्होंने 10 से अधिक बार हमला किया, लेकिन रुद्रसेन ने प्रत्येक हमले को चकमा देने के लिए अपनी गति का उपयोग किया। तुम कायर, क्या तुम केवल चकमा देना जानते हो? हारमिंदर दहाड़ने लगा। रुद्रसेन हारमिंदर के हमलों को चकमा देते रहे क्योंकि वो जल्दी से ठीक हो रहे थे। वो उदासीन दिखे और ठंडे स्वर में कहा, जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कौन इस बात की परवाह करता है कि कैसे लड़ना चाहिए? क्या मजाक है? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। बचवा, तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल दूंगा और तुम्हारी राख बिखेर दूंगा। रुद्रसेन ने हाहाकार किया। तुम्हें मुझे मारने की अनुमति है, लेकिन मुझे तुम्हें मारने की अनुमति नहीं है। ये किस तरह का तर्क है? चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो और इनाम पाने के लिए क्यांग यांग संप्रदाय में जाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बचवा, तुम मर जाओ। हारमिंदर दहाड़ने लगा। उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई। ये अज्ञात था कि उसने कोई शक्तिशाली गुप्त तकनीक का उपयोग किया। इस बार रुद्रसेन को हारमिंदर के हमलों को चकमा देना मुश्किल लगा। हालांकि रुद्रसेन को महसूस हुआ कि वो लगभग ठीक हो गए थे। ब्लैक फींड डेमन फिस्ट! हारमिंदर तुरंत रुद्रसेन के सामने प्रकट हो गए। वो दहाड़े और 36 बार मुक्का मारा। ब्लैक फींड डेमन फिस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। प्रत्येक मुक्के के साथ शक्ति तेजी से बढ़ेगी। इसलिए जब हारमिंदर ने लगातार 36 ब्लैक फींड डेमन मुक्कियों का प्रदर्शन किया तो उनके हमले चरम पर पहुंच गए थे। निगलने वाली मार्शल युद्ध आत्मा का अंतिम रूप एक के रूप में 5 निगलने वाली मार्शल आत्मा। जब 5 निगलने वाली मार्शल आत्माएं एक साथ जुड़ गईं तो एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली कारावास बल का गठन हुआ। उस कारावास बल ने सीधे हारमिंदर को घेर लिया। हारमिंदर की गति तेजी से कम हो गई। तुम्हारे पास वास्तव में 5 मार्शल आत्मा है। बचवा, तुम्हें मरना होगा। हारमिंदर घबरा गया। वो सदमे से अभिभूत हो गया। उसके सामने ये बच्चा बहुत भयानक था। अगर उसने उसे नहीं मारा तो वो भविष्य में निश्चित रूप से मर जाएगा।
हारमिंदर को इस मिशन को स्वीकार करने पर भी पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यह ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था कि या तो तुम मरो या मैं मरूं। तोड़ो। हारमिंदर दहाड़ने लगा। भले ही रुद्रसेन ने 5 निगलने वाली मार्शल आत्माओं का संघनन किया था, तो भी वो चलने में सक्षम था। हारमिंदर व्हाइट शाह से बहुत मजबूत था। हारमिंदर ने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। यदि वो मुक्का रुद्रसेन के शरीर पर गिरता तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही वो न मरता। उस समय वो अनिवार्य रूप से मृत्यु के भाग्य का सामना करता। लेकिन जब हारमिंदर ने सोचा कि वो सफल होने वाला है, तो अचानक उसे लगा कि उसका शरीर एक घनी रस्सी से उलझ गया है। उलझाव तकनीक। जब हरमिंदर का भयानक मुक्का उसके शरीर पर उतरने वाला था, तो रुद्रसेन ने हरमिंदर को उलझाने के लिए उलझाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। रुद्रसेन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सरणी गुरु थे। हालांकि रुद्रसेन ने शायद ही कभी स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स का इस्तेमाल किया जब काश्तकारों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रुद्रसेन को स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स का उपयोग करना नहीं आता था। रुद्रसेन न केवल आध्यात्मिक एरे मास्टर्स का उपयोग करना जानते थे, बल्कि वो और भी बहुत कुछ जानते थे। ये उनका अंतिम तुरुप का पत्ता था। इस समय जब उनकी जान खतरे में थी, तब रुद्रसेन ने इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। प्रभाव अद्भुत था। यदि रुद्रसेन ने खुलासा किया होता कि वो शुरुआत में एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर थे, तो हरमिंदर तैयार हो गए होते और उनकी उलझाव तकनीक काम नहीं करती। एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर? हरमिंदर घबरा कर लग रहा था। ये सही है। रुद्रसेन उदासीन दिखे। वो जल्दी से आगे बढ़ा और हवा को काटते हुए अपने हाथ को ब्लीड की तरह इस्तेमाल किया। फुफ! हरमिंदर का सिर आसमान में उड़ गया। हर जगह खून के छींटे पड़े थे। हरमिंदर का शरीर जमीन पर गिर गया। हफ हफ! रुद्रसेन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से हाँफने लगा। इस लड़ाई ने उन्हें गहराई से थकाया हुआ महसूस कराया। गड़गड़ाना। इस समय दर्जनों जलते हुए राक्षसी जानवर दूर से आए। प्रत्येक जलते हुए राक्षसी जानवर पर अथाह शक्ति वाला एक भयानक कृषक बैठा था। जलते हुए राक्षसी जानवरों पर सवार उन शक्तिशाली कृषकों को देखकर रुद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। रुद्रसेन जाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेजिंग फ्लेम मैजिकल बीस्ट्स की सवारी करने वाले लोग पहले ही दौड़ चुके थे और वे रुक गए। समूह का नेता एक बूढ़ा आदमी और एक रहस्यमयी महिला थी जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। मिस्टर शिखर, देखिए, मरे हुए लोग ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स हैं। वे मार्शल स्पिरिट पैलेस की वांटेड लिस्ट में हैं। कई मजबूत काश्तकारों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में सफल रहे। किसने सोचा होगा कि वे यहीं मर जाएंगे? एक मजबूत किसान ने कहा। मार्शल स्पिरिट पैलेस? वे लोग मार्शल स्पिरिट पैलेस से हैं? रुद्रसेन आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें राहत मिली। मिस्टर शिखर नामक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और रुद्रसेन की ओर देखा। मिस्टर शिखर के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिसने ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स को मार डाला है वो 18 या 19 साल का युवक होगा। हालांकि मिस्टर शिखर ने रुद्रसेन को अपनी आंखों से ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स को मारते नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि रुद्रसेन ने उन्हें मारा था या नहीं। क्या तुमने ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स को मार डाला? मिस्टर शिखर से पूछा। रुद्रसेन ने खड़े होकर सिर हिलाया। कई लोग हाँफने लगे। वो बहुत छोटा था, लेकिन उसने ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स को मार डाला था। यह विश्वसनीय था। कई लोगों ने रुद्रसेन के साधना स्तर को महसूस करते हुए भौएं से कोड़ ली। वो युवक केवल 7वीं कष्ठील परत का साधक था। 7वीं कष्ठील परत का एक साधक ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स को कैसे मार सकता है? क्या ये मजाक था? मिस्टर शिखर ने भी भौएं चढ़ा ली। उन्होंने भी ये सोचा कि रुद्रसेन सच नहीं कह रहे हैं। हो सकता है रुद्रसेन के दोस्तों ने ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स को मार डाला हो और वे अभी अभी चले गए हों, या हो सकता है अन्य कारण थे। रुद्रसेन ने मार्शल स्पिरिट पैलेस के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ब्लैक वाइट डबल ईविल स्पिरिट्स के रिंग लिए, उन्हें दूर रख दिया और जाने के लिए मुड़ गया। घूंघट वाली महिला जिसने कुछ नहीं कहा था, अचानक बोली, एक पल रुको। उस महिला की आवाज नर्म और कोमल थी, मानो वो किसी खूबसूरत जगह पर हो। जब रुद्रसेन ने वो आवाज सुनी तो उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके दिल में दुष्ट की हुई तितर-बितर हो गई। क्या कुछ और है? रुद्रसेन ने नकाब वाली महिला की ओर देखा। उसने अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि मार्शल स्पिरिट पैलेस में सर्वोच्च पद वाली शायद एल्डर शिखर नामक बूढ़ी बुजुर्ग नहीं थीं, बल्कि घूंघट वाली महिला थीं। इसे लो। घूंघट वाली महिला ने एक टोकन फेंका। रुद्रसेन ने टोकन पकड़ लिया। मार्शल स्पिरिट पैलेस, कोर शिष्य टोकन। रुद्रसेन चौंक गए। जब आप तियानशेंग शहर पहुंचते हैं तो आप पूर्वी देश के दिव्य आत्मा महल में शामिल हो सकते हैं और एक मुख्य शिष्य बन सकते हैं।
यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप पूर्वी देश के दिव्य आत्मा महल का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सर्वलोक महाद्वीप के दिव्य आत्मा महल की प्रतिभाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आप रहस्यमय स्थानों का पता लगा सकते हैं और विरासत प्राप्त कर सकते हैं। आप सबसे पुरानी खेती की तकनीक और सबसे अच्छे साधना संसाधन सीख सकते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन राजवंश और पवित्र भूमि भी ईश्वरीय आत्मा महल के संसाधनों से तुलना नहीं कर सकते हैं। नकाब वाली महिला की मधुर आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां बांधी, फिर वे मुड़ा और जंगल में कूद गया। वो छोटा लड़का आश्चर्यजनक रूप से शांत है। कई लोगों ने अपनी आंखें मूंद लीं। वे जानते थे कि मार्शल स्पिरिट पैलेस का मुख्य टोकन क्या दर्शाता है। किसी ने एक बार नीलामी के लिए ऐसा टोकन निकाला और बोली लगाने वाले ने वास्तव में इस तरह के मार्शल स्पिरिट टोकन की बोली लगाने के लिए जैनवू देश के बड़े 3 देशों का इस्तेमाल किया। मास्टर यूजी, यिन यांग परत के सुपर जीनियस को मार्शल स्पिरिट ऑर्डर दिए जाते हैं। वो छोटा लड़का केवल थोड़ा जनरल है, आपने उसे मार्शल स्पिरिट ऑर्डर क्यों दिया? एल्डर शिखर ने सावधानी से पूछा। एल्डर शिखर का नाम यान किंग था। उनकी पहचान सरल नहीं थी। वो ईस्ट काउंटी में डिवाइन लैंड मार्शल स्पिरिट पैलेस के नेता थे। वो ईस्ट काउंटी में डिवाइन लैंड मार्शल स्पिरिट पैलेस के नंबर 1 नेता थे। हालांकि इस नकाबपोश महिला के सामने वो अभी भी बहुत सतर्क था। इस नकाबपोश महिला की पहचान की कल्पना की जा सकती है। एक जनरल जिसने ब्लैक व्हाइट डबल डीमंस को मार डाला, जो 5वीं आकाशी परत के साधक थे। तुम क्या सोचते हो? छिपी हुई महिला ने एल्डर शिखर की ओर देखते हुए पूछा। अब एल्डर शिखर ने कहा, बेशक वो भयानक रूप से प्रतिभाशाली है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उस छोटे लड़के ने उन्हें मारा या नहीं। यहां तक कि अगर उसने किया तो ये कहना मुश्किल है कि उसके पास किसी प्रकार का कीमती खजाना है या नहीं। घूंघट वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो चला गया तो एक युवा जानवर ने उसका पीछा किया था। क्या आपने देखा कि ये क्या था? बड़े शिखर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसे देखा, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये किस प्रकार का जानवर था। जाहिर है उन्होंने फायर किलिन को एक युवा जानवर सोचा। आखिरकार फायर किलिन की खेती गायब हो गई थी और उसका शरीर सिकुड़ गया था। ये एक दिव्य जानवर था, एक फायर किलिन, घूंघट वाली महिला ने कहा। फुह! ठंडी हवा की सांस लेने वाले लोगों की आवाज अचानक पहाड़ी जंगल में गूंज उठी। कोई है जो एक दिव्य जानवर को उसका पीछा कर सकता है? या तो वो एक अद्वितीय कृषक था, या वो एक दिव्य जानवर द्वारा पहचाना जाने वाला एक अविश्वसनीय प्रतिभा था। लेकिन जाहिर है रुद्रसेन एक अद्वितीय साधक नहीं थे, इसलिए बाद वाला एकमात्र संभावना थी। मैं मूल रूप से उन्हें मार्शल स्पिरिट पैलेस के मुख्यालय में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मुख्यालय में स्थिति जटिल है। ये उसके विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। घूंघट वाली महिला ने बड़े शिखर को उदासीनता से देखा। एल्डर शिखर ने झट से कहा, धन्यवाद मास्टर युविका। ठीक है। घूंघट वाली महिला ने उदासीनता से सिर हिलाया। चलो किंगयांग संप्रदाय की ओर चलते हैं। किंगयांग संप्रदाय के साथ काम पूरा करने के बाद हमें रहस्यमय यिन को ढूंढना होगा। ऐसा कहा जाता है कि रहस्यमय यिन दुनिया में आ गई है। अब वो लगभग 11-12 साल की होनी चाहिए। उसकी अपनी यादों में गहराई से छिपी अविश्वसनीय शक्ति को जगाने के लिए उसकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। वो शायद अभी तक नहीं उठी है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो पूर्वी प्रांत में कहाँ छिपी हुई है। बुम बुम बुम! जल्द ही लोगों का एक समूह अपने जलते हुए जानवरों पर सवार हो गया और जल्दी से चला गया। मार्शल स्पिरिट पैलेस के वो लोग जांच करने के लिए किंगयांग संप्रदाय में जा रहे होंगे ना? रुद्रसेन ने मार्शल स्पिरिट पैलेस के मुख्य शिष्य मेडल को देखा और उसे दूर रख दिया। उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि किस बल में शामिल होना है। अगर मार्शल स्पिरिट पैलेस का इलाज उतना ही अच्छा होता जितना घूंघट वाली महिला ने कहा था, तो ये जाने का एक अच्छा तरीका होता। फायर किलिन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, वो महिला भयानक है, वो मुझे रेंगने पर मजबूर कर देती है। वो इतनी मजबूत है? रुद्रसेन चौंक गए। फायर किलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, आमतौर पर पूर्वी प्रांत के मार्शल स्पिरिट पैलेस में इतना भयानक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वो मार्शल स्पिरिट पैलेस के उच्च अधिकारियों में से एक होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्शल स्पिरिट पैलेस के उच्च अधिकारी पूर्वी प्रांत जैसी बंजर जगह पर क्यों आए। मुझे नहीं पता। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। रुद्रसेन ने एक एकांत जगह मिलाई और ठीक होने लगे। हालांकि ब्लैक व्हाइट डबल डीमंस के साथ लड़ाई खतरनाक थी, लेकिन रुद्रसेन ने बहुत कुछ हासिल किया था। जिस बात से उसे खुशी हुई वो ये थी कि अगर वो अपनी साधना को अपने गठन कौशल के साथ मिला देता है तो मार्शल किंग लेयर के 5वें आकाश का कृषक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। एक दिन बाद रुद्रसेन एकांत से बाहर आ गए। उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। रुद्रसेन और फायर किलिन नहीं रुके और किंगयांग संप्रदाय की ओर उड़ गए।
किंगयांग संप्रदाय प्राचीन जंगल की गहराई में स्थित था। यहाँ एक विशाल ड्रैगन नस थी और ड्रैगन की बढ़ रही थी। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्राचीन जंगल की गहराई में एक विशाल अजगर दुबका हुआ प्रतीत होता है। ड्रैगन नस भाग्य को प्रदर्शित करती है। किंगयांग संप्रदाय ड्रैगन नस पर स्थित था, जो संप्रदाय के भाग्य को जारी रख सकता था। ये संप्रदाय लगभग 1 लाख वर्षों से अस्तित्व में था। ये संप्रदाय के भाग्य को जारी रखने के लिए इस ड्रैगन नस पर निर्भर था। प्रतिभाएं लगातार जन्म लेती थीं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। हर दिन दुनिया भर से कई लोग आते थे जो खेती करने के लिए किंगयांग संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे। आम लोगों की नज़रों में किंगयांग संप्रदाय में शामिल होने का मतलब आसमानी द्वार में प्रवेश करने के बराबर था। भविष्य में वे आकाश में उड़ सकते थे, जमीन में दब सकते थे और किंवदंतियों में देवताओं की तरह पर्वतों और समुद्रों को हिला सकते थे। क्या वो किंगयांग संप्रदाय है? रुद्रसेन एक दूर के पर्वत शिखर पर खड़े होकर बाहर देखने लगा। उसने महसूस किया कि दूर में निरंतर पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में एक विशाल अजगर दुबका हुआ प्रतीत होता है। बेशक ये असली ड्रैगन नहीं था, ये किंगयांग संप्रदाय की ड्रैगन नस द्वारा बनाया गया था। ये शानदार और महान था। क्या स्वर्गीय स्वर्ग है? रुद्रसेन ने बड़बड़ाया। किंगयांग संप्रदाय ने अच्छी जगह पर कब्जा किया हुआ है। तुम जानते हो, पूर्वी काउंटी की दिव्य भूमि अन्य राज्यों की तरह नहीं है। ये स्थान अपेक्षाकृत बंजर है और ड्रैगन नसें बहुत दुर्लभ है, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये इसलिए था क्योंकि पूर्वी काउंटी की दिव्य भूमि में ड्रैगन नसें दुर्लभ थीं, इसलिए किंगयांग संप्रदाय बाकियों से अलग था। पूर्वी काउंटी की बंजर दिव्य भूमि में ड्रैगन नस प्राप्त करना ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि ये बल कितना शक्तिशाली था। रुद्रसेन ने बांस की टोपी पहनी और फायर किलिन के साथ किंगयांग संप्रदाय के द्वार के पास पहुंचे। यहाँ सुरक्षा बहुत सख्त थी। पहाड़ पर शिष्य गश्त लगा रहे थे और द्वार की रखवाली पर प्रतिबंध थे। प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता गेट के जरिए था। रुद्रसेन ये देखना चाहते थे कि क्या कोई और तरीके हैं, लेकिन उन्हें वो कोई तरीके नहीं मिले। ये पहाड़ प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं। इन प्रतिबंधों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर वे टूट गए तो मुझे डर है कि मेरी खोज कर ली जाएगी। रुद्रसेन बड़बड़ाया और थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसने मूल रूप से राजन की बहन को खोजने के लिए किंगयांग संप्रदाय में घुसने की सोची थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये योजना बर्बाद होने वाली थी। जैसे ही रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ी, उन्होंने देखा कि एक मनहूस सिलुएट पहाड़ के पिछले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। जब रुद्रसेन ने इस सिलुएट को देखा तो वो हैरान रह गए। ये असीमित ताओवादी पुजारी था। हैरानी की बात यह है कि ये श्रापित ताओवादी पुजारी था। वो किंगयांग संप्रदाय में क्यों था और वो इतने चुपके से काम क्यों कर रहा था? ऐसा लगता था कि उसके गुप्त इरादे थे। ये ताओवादी पुजारी अच्छे काम नहीं करता है, लेकिन वो बुरे काम करता है। वो निश्चित रूप से अच्छे काम करने के लिए किंगयांग संप्रदाय में नहीं आया था। फायर किलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन अथाह दाओवादी को देखने के बाद अपनी आंखें घुमा ली। फायर किलिन पर अथाह दाओवादी की गहरी छाप थी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और जल्दी से पीछा किया। ताओवादी लावन बहुत सतर्क था। जब उसने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत एक उड़ती हुई तलवार निकाल ली। रुद्रसेन ने अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और लावन की उड़ती हुई तलवार को खदेड़ दिया। ताओवादी, ये एक छोटी सी दुनिया है, क्या संयोग कि हम फिर से मिले। रुद्रसेन ताओवादी लावन को देखकर मुस्कुराया। यह तुम हो बच्चे? ताओवादी लावन का चेहरा हरा हो गया जब उसने रुद्रसेन को देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें घुमा ली और कहा, लानत है ताओवादी मास्टर लावन। आज जब मैं बाहर गया तो मैंने पंचांग नहीं देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आप जैसे बेशर्म बच्चे से फिर से मिला। रुद्रसेन ने कहा, आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन आप जो चाहें नहीं कह सकते। सावधान रहो या मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा करूंगा। ताओवादी लावन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कहा, किंगयांग संप्रदाय आपको हर जगह ढूंढ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दाओवादी लावन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, मैंने सुना है कि किंगयांग संप्रदाय ने आपके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मैं विचार कर रहा हूं कि क्या मुझे अभी आपको पकड़ लेना चाहिए और आपको इनाम प्राप्त करने के लिए किंगयांग संप्रदाय में भेजना चाहिए। ताओवादी लावन ने अपना स्वर बदला और कहा, लेकिन अगर आप मुझे आकाश भक्षण जार लौटाते हैं तो मैं ये दिखाने पर विचार करूंगा कि मैंने आपको नहीं देखा। रुद्रसेन ने उपहास करते हुए कहा, क्या आप दिवास्वप्न देख रहे हैं? मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खजाने पर डिजाइन तैयार करें? क्या आपको विश्वास है कि मैं आज आपको नहीं मारूंगा? आओ देखते हैं कि कौन किसको मारता है। ताओवादी लावन ने रुद्रसेन को निडर होकर देखा। रुद्रसेन ताओवादी लावन को अच्छी तरह से जानते थे। वो एक घृणित, बेशर्म और कपटी था। रुद्रसेन ताओवादी लावन से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, परेशान होने की क्या जरूरत है? हम दोनों में से किसी के लिए भी लड़ना अच्छा नहीं होगा।
मैं अनुमान लगा रहा हूं कि किंगयांग संप्रदाय में आने के आपके अपने कारण हैं, है ना? आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बस लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर भटकेंगे। आहे, क्या आप सेना में शामिल होना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं? ताओवादी लावन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रुद्रसेन की ओर देखा। ओ, रुद्रसेन ने आश्चर्य से ताओवादी लावन की ओर देखा। क्या तुमने नहीं सुना? मार्शल स्पिरिट पैलेस किंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारियों की जांच करने आया है। मुझे यकीन है कि आप ही हैं जिन्होंने खबर फैलाई है ना? किंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारी मार्शल स्पिरिट पैलेस से निपटने में व्यस्त हैं। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। दाववादी लावण ने अपने हाथ रगड़े और उत्साह से कहा, क्या अवसर? रुद्रसेन अभी भी उलझन में थे। जिस जंगल में हम हैं उसके पश्चिम में 10 मील की दूरी पर वो जगह है जहां किंगयांग संप्रदाय के पूर्वजों को दफनाया गया है। किंगयांग संप्रदाय के पहले पूर्वज किंगयांग संत व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व था जो भगवान होने के असीमित रूप से करीब था। इसके बारे में सोचो, उसकी कब्र में कितनी अंत्येष्टि वस्तुएं दफनाई गई थीं। ताओवादी लावन ने अपनी उंगलियों से गिना और कहा, आत्मा के पत्थर, जादुई खजाने और प्राचीन दिव्य क्षमताएं। कब्र लूटने वाला? रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाई। अगर आप किंगयांग संप्रदाय के पूर्वजों की कब्रें खोदते हैं तो संप्रदाय आपसे मौत तक नफरत नहीं करेगा? वाह, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं एक पुरातत्वविद हूं, क्या आप समझते हैं? ये पुरातत्व है। ताओवादी लावन ने बेशर्मी से शेखी बघारी। रुद्रसेन ने कहा, क्या किंगयांग संप्रदाय के पूर्वजों की कब्रें किंगयांग संप्रदाय से जुड़ी हैं? ताओवादी लावन ने सिर हिलाया। बेशक। ठीक है, चलो यहां प्रतिबंध को तोड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। तुम जाओ और पुरातत्व करो और मैं किसी को खोजने के लिए किंगयांग संप्रदाय में जाऊंगा। चलो अपना काम खुद करते हैं, रुद्रसेन ने कहा। कोई बात नहीं। ताओवादी लावन ने रुद्रसेन के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा क्योंकि वो जानता था कि रुद्रसेन भी एक आध्यात्मिक सरणीबुरु थे और उस पर एक उच्च वर्गीय। वे दोनों 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक बंजर पहाड़ पर पहुंचे। ये वो जगह थी जहां किंगयांग संप्रदाय के पूर्वजों को दफनाया गया था। असीम दाओवादी पुजारी और रुद्रसेन ने तैनाती मंत्रों को तोड़ने के लिए हाथ मिलाया। असीम दाओवादी पुजारी ने कहा, तैनाती मंत्रों को तोड़ने की मेरी विधि को तैनाती मंत्रों को तोड़ने के लिए तैनाती मंत्रों का उपयोग करना कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि तैनाती मंत्रों को तोड़ने के लिए तैनाती मंत्रों का उपयोग कैसे करें। मैं तैनाती मंत्रों को तोड़ने के लिए तैनाती मंत्रों का उपयोग करने का प्रभारी रहूंगा। आप कुछ सरल तैनाती मंत्र बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं ताओवादी पुजारी के साथ जाऊंगा, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। फायर किलिन की अपनी योजनाएं थीं। रुद्रसेन आगे बढ़े। कुछ शिष्य एक क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और दूर से श्राप सुनाई दे रहे थे। लानत है, उसने हमें यिन मंदिर पर गश्त करने के लिए यहां भेजा। वो झांग हुई एक है। उसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि उसके चाचा एक डीकन है और उन्होंने उन्हें स्थानांतरित कर दिया जिन्होंने उनके साथ एहसान करने की कोशिश की थी। यिन मंदिर से दूर हो गए। कितना घिनौना। आह, किंगयांग संप्रदाय में हमारी कोई शक्ति नहीं है। हम केवल यहाँ रह सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम किसी मुख्य शिष्य के साथ एहसान कर सकते हैं और उससे इस शापित जगह की जांच करने के लिए कह सकते हैं। एक और शिष्य ने कहा। रुद्रसेन ने गश्त कर रहे शिष्यों से बचते हुए किंगयांग संप्रदाय के सामने के पहाड़ों में प्रवेश किया। पहाड़ों में कई महल थे और उनमें से कई ड्रैगन क्यू से घिरे हुए थे। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की क्यू बाहर की तुलना में बहुत मोटी थी। इसका शायद ड्रैगन नस से कुछ लेना देना था। किंगयांग संप्रदाय के डिप्लॉयमेंट मंत्र कलाकारों ने स्वर्ग और पृथ्वी की क्यू को अवशोषित करने के लिए शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र स्थापित किए होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत सारी क्यू वहां इकट्ठा हो रही थी। ये स्पष्ट रूप से खेती का अभ्यास करने का एक उत्कृष्ट स्थान था। तुम कौन हो? अचानक एक शिष्य अपनी तलवार पर आया और उसने रुद्रसेन को बांस की टोपी पहने हुए देखा। वो मदद नहीं कर सका लेकिन अजीब महसूस कर रहा था और ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? रुद्रसेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। शिष्य चौंक गया। रुद्रसेन के कड़े रवैये को देखकर उन्होंने सोचा कि क्या वो मार्शल स्पिरिट पैलेस से है। ये सोचकर उन्हें काफी पसीना आने लगा। वो तलवार से कूद पड़ा और कहा, मैं फारूक हूं, किंगयांग संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? इस शिष्य के रवैये में बदलाव देखकर रुद्रसेन को अचानक मार्शल स्पिरिट पैलेस के लोगों के किंगयांग संप्रदाय में आने के बारे में याद आया। क्या इस शिष्य ने सोचा कि वो मार्शल स्पिरिट पैलेस का सदस्य है? बाय द वे, मेरे पास एक मार्शल स्पिरिट टोकन है। रुद्रसेन का दिल हिल गया। उसने टोकन निकाला और फैन कियांग पर लहराया। मार्शल स्पिरिट पैलेस को डिसिपल टोकन। इस टोकन को देखकर फारूक का चेहरा डर से पीला पड़ गया। एक आंतरिक शिष्य की इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? क्या किंगयांग संप्रदाय इसी तरह व्यवहार करता है? रुद्रसेन ने तुरंत ठंडे स्वर में डांटा। फारूक डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से कहा, बड़े भाई, यह सब एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी है। रुद्रसेन ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं। यदि आप अच्छी तरह से जवाब देते हैं
तो मैं आपको अपमानजनक होने के लिए माफ कर दूंगा। फारूक ने झट से कहा, जब तक आप जानते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या आप राजन को जानते हैं? रुद्रसेन ने पूछा। फारूक ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं राजन से परिचित नहीं हूं। राजन को कुछ समय के लिए मर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह अमर पर्वत श्रृंखला में गए तो उनका एक दुर्घटना हो गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। रुद्रसेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। राजन की मौत कुछ ऐसी थी जिसे वह भूल नहीं सकता था। उन्होंने आगे पूछा, राजन की एक छोटी बहन है, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? बड़े भाई, क्या आप जैस्मीन के बारे में बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं। फारूक ने झट से कहा, मुझे उसके पास ले चलो। रुद्रसेन ने कहा, बड़े भाई मेरे साथ चलो। राजन ने अपनी उड़ती हुई तलवार पर कदम रखा और दूर तक उड़ गया। रुद्रसेन भी आसमान में उड़ गए और राजन के साथ उड़ गए, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के क्वार्टर में। जैस्मीन, खालिद फिर से यहां है, जल्दी करो और छिप जाओ। हरे रंग के कपड़े पहने एक महिला शिष्य जल्दी से एक आंगन में दौड़ी और एक युवा लड़की से कहा, जो लगभग 11 या 12 साल की लग रही थी। हालांकि लड़की छोटी थी, उसका फिगर पतला था और उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था। हालांकि उसका चेहरा बहुत सुस्त था। मुझे बताने के लिए धन्यवाद बहन। जैस्मीन ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह आंगन से बाहर जंगल में भाग गई। वह कांपते हुए एक छोटी सी गुफा में छिप गई। वह नहीं जानती थी कि खालिद से बचने के लिए वह कितनी बार उस गुफा में छिप गई थी। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। वह अंधेरे में बहुत असहाय लग रही थी। झपट्टा मारना। जल्द ही एक युवक जो अपने बिस्वां दशा में लग रहा था उड़ गया और आंगन में प्रवेश कर गया। जैस्मीन कहाँ है? युवक ने उदास होकर पूछा। हरे रंग की लड़की जिसने जैस्मीन को छिपने के लिए कहा था, उसने कहा, जैस्मिन, वह खेती करने के लिए जंगल में गई थी। वह अभी तक वापस नहीं आई है। वह वापस नहीं आई है? क्या संयोग है? क्या मैंने आपको यह नहीं कहा था कि जब मैं 1 महीने पहले एकांत में खेती कर रहा था तो उसे यहाँ मेरा इंतजार करने के लिए कहें? वह फिर से खेती करने गई? क्या वो सचमुच खेती करने गई थी या वो मुझसे छिप रही है? यह युवक हरे कपड़े पहने लड़की द्वारा उल्लिखित खालिद था। खालिद पहली आकाशीय परत का मुख्य शिष्य था। किंगयांग संप्रदाय में उनका उच्च दर्जा था। राजन के साथ पहले भी उसका झगड़ा हो चुका था, लेकिन राजन की मौत के बाद वह मार्शल किंग लेयर में टूट गया था। हालांकि खालिद अपने और राजन के बीच के झगड़े को नहीं भूला था। वह हमेशा राजन से नफरत करता था। चूंकि वह राजन से बदला नहीं ले सकता था, इसलिए उसने राजन की छोटी बहन के बारे में सोचा। राजन की छोटी बहन भले ही छोटी थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। खालिद ने तोड़ने के बाद सबसे पहले संप्रदाय के बुजुर्गों से राजन की बहन को देने की भीख मांगी। बड़ों ने मना नहीं किया और राजन की बहन को खालिद को दे दिया। हालांकि खालिद एक जानवर से भी बदतर था। आधे साल पहले उसने 11 साल की जैस्मिन के साथ रेप करने की कोशिश की थी। जैस्मीन को लगभग अपमानित किया गया था, लेकिन सौभाग्य से उस समय कोई वहां से गुजर गया था और जैस्मीन ने मौका पाकर भागने का मौका लिया था। हालांकि जैस्मीन को खालिद को दे दी गई थी, फिर भी वह केवल 11 वर्ष की थी। अगर वह जैस्मीन के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है जो एक जानवर से भी बदतर है, तो यह बहुत अनैतिक होगा। इस मामले ने कुछ चाधिकारियों को नाखुश कर दिया था। यही वजह थी कि खालिद ने फिलहाल जैस्मिन के साथ कुछ नहीं किया था। खालिद के बुरे पंजों से बचने के लिए जैस्मीन वापस बाहरी आंगन में भाग गई। खालिद समय समय पर जैस्मीन को देखने आता था। हालांकि वह हाल ही में एक बुजुर्ग के साथ कड़वाहट से खेती कर रहा था, इसलिए उसके पास विचलित होने के लिए ज्यादा समय नहीं था। जैस्मीन उसकी बुरी योजनाओं से बच गई, लेकिन अब कड़वा प्रशिक्षण समाप्त हो गया था। खालिद ने जैस्मीन के उत्तम फिगर और उत्तम चेहरे के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके पेट के निचले हिस्से में बुरी आग का एक गोला जल रहा है। अब जैस्मिन 12 साल की हो चुकी थी। खालिद की राय में भले ही उसने अब जैस्मिन के साथ बलात्कार किया हो, संप्रदाय में उसकी वर्तमान स्थिति के साथ जो लोग पहले इस मामले का विरोध करते थे, वे अब अपना मुंह बंद कर सकते थे। जब उसने खालिद का सवाल सुना तो उसने कहा, वह वास्तव में खेती करने गई थी। मेरे कई साथी शिष्य इसकी गवाही दे सकते हैं। हम
खालिद उदास लग रहा था और ठंडे स्वर में बोला, मुझे विश्वास नहीं है कि जैस्मीन मुझसे हमेशा के लिए छिप सकती है। इतना कहकर खालिद बाहर चला गया। सियान में लड़की ने राहत की सांस ली। जैस्मीन आखिरकार कुछ समय के लिए इस दुष्ट व्यक्ति से छिप सकती थी। भले ही उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन उसकी साधना का स्तर सीमित था और वह उसकी मदद नहीं कर सकता था। भाई, कृपया रुको। उस पल में एक आवाज आई, लेकिन ठीक इसी समय एक आवाज सुनाई दी और फिर नीले रंग की एक युवती बाहर चली गई। उसे मीना कहा जाता था और वह एक बाहरी दरबार की शिष्या भी थी। क्या बात? खालिद खुश नहीं लग रहा था। मीना ने कहा, भाई खालिद, शशि झूठ बोल रहा है। जैस्मीन खेती करने के लिए बाहर नहीं जाती थी। जब शशि ने आपको आते देखा तो वह दौड़कर आई और आपको बताया कि जैस्मीन छिपने के लिए बाहर गई थी। हर बार जब जैस्मीन छिपने के लिए निकलती थी तो शशि ही उसे बताती थी। जब उसने मीना को सुना तो लड़की के हाव भाव काफी बदल गए। आंगन में कई महिला शिष्यों ने मीना को क्रूप निगाहों से देखा। वे जैस्मीन को काफी पसंद करते थे, लेकिन उन्हें गणनात्मक मीना से नफरत थी। हालांकि उनके शब्दों में बहुत कम वजन था और वे ज्यादा मदद नहीं कर सके। अपने साथी शिष्यों की क्रोधित निगाहों का सामना करते हुए मीना ने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उसने उन्हें उत्तेजक रूप से भी देखा। मीना की राय में खालिद देर स्बैर यिन यांग की खेती करने वाला बन जाएगा। अगर वह अभी उस पर चढ़ सकती है तो संप्रदाय में उसकी स्थिति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। थप्पड़! एक जोरदार थप्पड़ सुनाई दिया। खालिद ने अपना दाहिना हाथ उठाया और शशि के चेहरे पर थप्पड़ मारा। शशि के चेहरे पर एक खूनी हाथ का निशान दिखाई दिया। खालिद ने शशि की गर्दन पकड़ ली और दहाड़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि वह छोटी कुतिया बार बार मुझसे बचने में सक्षम क्यों थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हैं। जल्दी करो और मुझे बताओ कि वह कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शशि ने क्रूर खालिद को डरावनी दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। शशि उस समय को कभी नहीं भूल सकी जब वह अभी-अभी संप्रदाय में शामिल हुई थी और उसके साथी संप्रदाय के सदस्यों द्वारा उसे इस हद तक धमकाया गया था कि वह खाना भी नहीं खा सकती थी। यह वह प्यारी सी छोटी लड़की थी जिसने उसके साथ अपनी चीजें साझा की थीं। वह एक बार मासूम और भोली छोटी लड़की अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ अपने साथ साझा करना पसंद करती थी। प्राचीन संप्रदाय एक क्रूर दुनिया थी। प्रतिभा के बिना किसी का समाप्त होना तय था। अगर ये उस छोटी लड़की के लिए नहीं होता तो वो बहुत पहले ही खेती करना छोड़ देता था। शायद वो गलती से मारा जाएगा जब वो अपने किसी बड़े भाई या बहन के साथ बहस कर रहा होगा, या शायद वो लंबे समय से एक निश्चित वरिष्ठ भाई के लिए अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का एक उपकरण बन गया था। ये उस भोली छोटी लड़की का प्रोत्साहन था जिसने उसे मजबूत बनाया। बाद में वो छोटी लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई। 1 साल से भी कम समय पहले जब उसने सुना कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है तो भोली छोटी लड़की असहाय और दुखी हो गई। वो फिर कभी नहीं मुस्कुराई। ये देखकर शशि का दिल दुखने लगा। शशि ने खुद से कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं जैस्मीन के ठिकाने का खुलासा नहीं कर सकता। खालिद की गर्दन पर मौत की पकड़ थी और उसका चेहरा पहले से ही बेहद पीला पड़ गया था। हालांकि उसकी आंखें खालिद पर टिकी थीं और उसका झुकने का कोई इरादा नहीं था। एक शिष्या ने कहा, बड़े भाई खालिद, क्या आप जूनियर सिस्टर शशि को गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के रूप में हमारी स्थिति की तुलना आपकी तुलना नहीं की जा सकती है, फिर भी हम संप्रदाय के शिष्य हैं। यदि वरिष्ठ भाई खालिद वास्तव में जूनियर सिस्टर शशि को मारता है, भले ही आप अब एक मुख्य शिष्य हों, संप्रदाय अभी भी आपको जवाबदेह ठहराएगा, है ना? खालिद ने महिला शिष्या की ओर ठंड से देखा और शशि को, जिसका गला घोंटकर हत्या की जा रही थी, जमीन पर फेंक दिया। उसी समय मीना नामक महिला शिष्या ने कहा, वरिष्ठ भाई, कृपया अपने आप को इन नीच नौकरों के समान स्तर तक ना गिराएं। मुझे पता है कि जैस्मीन कहाँ छिपी है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। मीना, कुतिया, तुम्हें इस तरह के घिनौने काम करने के लिए प्रतिशोध भुगतना होगा। शशि ने मीना की ओर नफरत से देखा। हालांकि मीना ने शशि को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, शशि, तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो?
तुमने मुझे डांटने की हिम्मत कैसे की? हा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम्हें मीना कहा जाता है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब तक मुझे जैस्मिन मिलती है, मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। मीना ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। खालिद ने शशि के बाल पकड़े और उसे ऊपर खींच लिया। उसने उसे लात मारी और ठंडे स्वर में कहा, अगर वो कुतिया जैस्मिन समर्पण नहीं करती है, तो मैं उसे धमकी देने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। चलो देखते हैं कि क्या वो तुम्हारी वजह से मेरे सामने समर्पण करेगी। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। शशि ने हिंसक संघर्ष किया। रास्ता दिखाओ, खालिद ने कहा। मीना ने सामने का रास्ता दिखाया, जबकि खालिद ने शशि को उसके बालों से खींच लिया, उसके संघर्ष करते शरीर को दूर तक खींच लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? जैस्मीन इस बार बच नहीं पाएगी। हम उसकी मदद करने के लिए बहुत कमजोर हैं। मुझे आशा है कि वो अपना बचाव करने में सक्षम होगी। कई महिला शिष्या उत्सुकता से घेरों में घूम रही थीं। साधना का मार्ग कितना कठिन है, ये सोचकर वे दुखी हुए बिना नहीं रह सकते। बड़े भाई, सामने का आंगन वो है जहां सिस्टर जैस्मीन रहती हैं। मूल रूप से भाई राजन का अपना आंगन था और सिस्टर जैस्मीन उनके साथ रहती थीं। हालांकि भाई राजन की मृत्यु के बाद संप्रदाय ने उनके आंगन को वापस ले लिया और सिस्टर जैस्मीन को अन्य महिला शिष्यों के साथ रहने के लिए यहां भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि रुद्रसेन और जैस्मीन के बीच क्या रिश्ता है। अब जबकि संप्रदाय जैस्मीन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, अगर वो रुद्रसेन को नाराज करता है, तो फारूक को चिंता थी कि जैस्मीन अपना गुस्सा उस पर उतार देगी। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या यथार्थवादी संप्रदाय है? फारूक ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन और फारूक आंगन में चले गए। महिला शिष्या अभी भी जैस्मीन के बारे में बात कर रही थीं। जब उन्होंने फारूक को देखा तो उन्होंने जल्दी से झुककर कहा, नमस्कार सीनियर ब्रदर फान। फारूक ने हाथ हिलाते हुए कहा, सिस्टर जैस्मीन कहाँ है? ये मार्शल स्पिरिट पैलेस का एक बड़ा शॉट है, वो सिस्टर जैस्मीन को देखना चाहता है। मार्शल स्पिरिट पैलेस से एक बड़ा शॉट? कई शिष्यों की आंखें चमक उठीं। वे मदद करने से नहीं रह सके कि रुद्रसेन को देखने लगे, जिसने एक बांस की टोपी पहनी हुई थी। हालांकि वो रुद्रसेन के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि मार्शल स्पिरिट पैलेस का एक बड़ा शॉट जैस्मीन को क्यों तलाश रहा है। खालिद के द्वारा घुरी जाने वाली शिष्या ने कहा, सर कृपया लिंग एयर को बचाएं। अगर आप देर करते हैं तो सिस्टर जैस्मीन का रेप हो जाएगा। वो केवल 12 साल की है। अगर उसके साथ रेप हो गया है तो वो कैसे जीवित रहेगी? ये सुनकर रुद्रसेन की धड़कन रुक गई। उसके चेहरे पर अंधकार छा गया और उसने पूछा, क्या हो रहा है? सर, हमारे पास समय नहीं है। क्या हम रास्ते में बात कर सकते हैं? मुझे चिंता है कि अगर हम देर से आते हैं तो सिस्टर जैस्मीन की मासूमियत खराब हो जाएगी। महिला शिष्या ने कहा। उसी समय रुद्रसेन फटने वाला था। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन महिला शिष्या ने जो कहा था उससे रुद्रसेन को पता चला कि जैस्मीन खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो राजन का सामना कैसे कर सकता था? रुद्रसेन ने महसूस किया कि उसके सीने में एक भयानक हत्या का इरादा पनप रहा है। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो नरक से आई हो। रास्ता दिखाओ। सर, मेरे पीछे आइए, महिला शिष्या ने कहा, दूर जंगल की ओर दौड़ते हुए। रुद्रसेन ने उसका पीछा किया। बकवास, खालिद एक बड़ी गड़बड़ करने वाला है। फारूक के हाव भाव अचानक बदल गए। जाहिर है वो खालिद और राजन के बीच के टकराव के बारे में जानता था। उसे ये भी पता था कि खालिद ने राजन की मृत्यु के बाद जैस्मीन की मांग की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मार्शल स्पिरिट पैलेस के बड़े शॉट का जैस्मीन या राजन के साथ घनिष्ठ रिश्ता था। इसके अलावा वो हत्या लग रहा था। फारूक जल्दी में मुख्य चोटी की ओर उड़ान भर गया। उन्हें क्विंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को सूचित करना था। मुख्य पर्वत के मुख्य हॉल में क्विंगयांग संप्रदाय से मार्शल स्पिरिट पैलेस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। घूंघट वाली महिला एक कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठी थी। क्विंगयांग संप्रदाय के कुलपति मोहित शर्मा मिस्टर शिखर से बात कर रहे थे। मुझे किसी जरूरी काम से कुलपति से मिलना है। तभी बाहर से फारूक की आवाज आई। पैट्रियार्क मार्शल स्पिरिट पैलेस के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सब कुछ स्थगित करना होगा। बाहर के शिष्य ने कहा। यह वास्तव में जरूरी है, फारूक ने उत्सुकता से कहा।
उन्हें लगा कि खालिद और जैस्मीन के रिश्ते से काफी परेशानी होगी। उस व्यक्ति को बाहर बुलाओ, घूंघट वाली महिला युविका ने कहा, जिसने कुछ नहीं कहा था। भले ही मोहित शर्मा को नहीं पता था कि युविका कौन थी, लेकिन वो जानती थीं कि वो एक अविश्वसनीय व्यक्ति थीं। वो ऐसी कोई व्यक्ति थीं जिसे क्विंगयांग संप्रदाय नाराज नहीं कर सकता था। यहां तक कि मार्शल स्पिरिट पैलेस के पैट्रियार्क यान किंग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। महान बुजुर्ग, उसे अंदर बुलाओ, रुद्रसेन ने कहा। मोहित शर्मा ने कहा, हाँ कुलपति। एक बूढ़े ने जवाब दिया और बाहर चला गया। जल्द ही वो कांपते हुए फारूक के साथ अंदर आ गया। फारूक ऐसे बड़े शॉट्स का सामना पहली बार कर रहा था, इसलिए वो घबराए हुए महसूस करने से नहीं बच सका। बाहर क्या हंगामा है? महान बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा। फारूक जमीन पर घुटने टेक कर बोला, मैं मार्शल स्पिरिट पैलेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला। उसने मुझे उसे जैस्मीन तक ले जाने को कहा। इस बिंदु पर पहले बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा बदल गया। मार्शल स्पिरिट पैलेस जैस्मीन को कैसे जानता था? द ग्रेट एल्डर ने जैस्मीन को खालिद को देने का फैसला किया था। खालिद ने लगभग जैस्मीन के साथ बलात्कार कर दिया था, जिससे क्विंगयांग संप्रदाय में काफी विवाद हुआ था। अगर जैस्मीन एक वयस्क लड़की होती और खालिद को दे दी गई होती तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जैस्मीन को खालिद को तब दे दिया गया था जब वो केवल 11 साल की थी। खालिद उसके साथ बलात्कार करना चाहता था, जो सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ था। किंग यांग संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग गुस्से में थे। उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जैस्मीन मार्शल स्पिरिट पैलेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित थी। महान बुजुर्ग को बुरा लग रहा था। जैस्मीन, क्या वो राजन की बहन है? मोहित शर्मा ने थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। फारूक ने झट से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, राजन की बहन। राजन की मौत के बाद जैस्मीन को खालिद को दे दिया गया था। खालिद, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहें, संकोच ना करें। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा था जो वो दूसरों को नहीं बता सकता था? यदि ये आपके लिए खतरा है तो जब हम निकलते हैं तो आप मार्शल स्पिरिट पैलेस से निकल सकते हैं। आप मार्शल स्पिरिट पैलेस में नौकर बन सकते हैं। यदि भविष्य में आपकी कुछ उपलब्धियां हैं तो आप शिष्य बन सकते हैं। बड़े शिखर अचानक बोले। फारूक को तुरंत लगा कि वो बहुत खुश है। उन्हें वास्तव में मार्शल स्पिरिट पैलेस में काम करने का अवसर मिला था। मार्शल स्पिरिट पैलेस में एक नौकर की स्थिति किंग यांग संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य की तुलना में बहुत अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्शल स्पिरिट पैलेस में एक नौकर को भविष्य में आधिकारिक शिष्य बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, राजन किंग यांग संप्रदाय का मुख्य शिष्य हुआ करता था और उसकी एक छोटी बहन थी। हालांकि 1 साल पहले राजन की बाहर मौत हो गई और उसकी बहन के पास भरोसा करने वाला कोई नहीं था। खालिद नाम का एक शिष्य था जो महान बुजुर्ग का दूर का रिश्तेदार था। खालिद और राजन के बीच कुछ रंजिश थी। राजन की मृत्यु के कुछ ही समय बाद खालिद को एक मुख्य शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया और संप्रदाय से जैस्मीन को उसे देने के लिए कहा। महान बुजुर्ग ने जैस्मीन को खालिद को दे दिया। उस समय जैस्मीन केवल 11 साल की थी, लेकिन खालिद एक रात जैस्मीन के साथ बलात्कार करना चाहता था, लेकिन बाद में गश्त करने वाले कई वरिष्ठ भाइयों को सतर्क कर दिया गया और जैस्मीन को बचा लिया गया। उसने 11 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा। कितना बेतुका है, कितना हृदयहीन। एक महिला के रूप में जब युविका ने इन शब्दों को सुना तो वो इतनी क्रोधित हो गई कि उसका चेहरा राख हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मेज पर पटक दिया। एक धमाके के साथ मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। महान बुजुर्ग उदास दिखे और जल्दी से कहा, महामहिम, इस शिष्य की बकवास मत सुनो। किंग यांग संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय है। हमारे पास ऐसा शिष्य कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये व्यक्ति एक राक्षसी कृषक का जासूस होना चाहिए। वो महामहिम के सामने किंग यांग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहता है। मुझे उसे ले जाने दो और उससे पूछताछ करने दो। महामहिम, मेरी मदद करो, मैं सच कह रहा हूं। फारूक भीख मांगने लगा। महामहिम के सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो। महान बुजुर्ग ने अपना हाथ बढ़ाया और फारूक को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युविका अचानक चिल्लाई। महान बुजुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे वो बिजली की चपेट में आ गया हो। वो 5 या 6 कदम पीछे चला गया और कुछ कुर्सियों को नॉक कर दिया। उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। क्या मुझे आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? युविका की आंखें ठंडी चमक उठीं। मोहित शर्मा का माथा ठंडे पसीने से तरबतर था। उन्होंने झट से कहा, महामहिम, कृपया क्रोधित न हो। हम आपके क्रोध का परिणाम सहन नहीं कर सकते। यदि किंग यांग संप्रदाय में ऐसा कोई मलबा दिखाई दिया है तो किंग यांग संप्रदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम धार्मिक संप्रदाय की खातिर उसे मार डालेंगे। युविका ने मोहित शर्मा की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने फारूक की ओर देखा और कहा, क्या आपको यकीन है कि जैस्मीन की तलाश करने वाला व्यक्ति स्पिरिट पैलेस का सदस्य है? उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि स्पिरिट पैलेस के सदस्य बाहर इंतजार कर रहे थे। वो उच्चाधिकारियों के आदेश के बिना अपने दम पर कैसे कार्य कर सकते हैं?
हाँ, उस व्यक्ति ने एक मुख्य शिष्य का तावीज़ निकाला। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा, यह नकली नहीं हो सकता। फारूक ने जल्दी से कहा, यही है। युविका के दिमाग में अचानक एक युवक की छवि उभर आई। मिस्टर शिखर भी युविका की तरह ही सोच रहे थे। उन्होंने फारूक की ओर देखा और कहा, हमें उसके पास ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि किंग यांग संप्रदाय कितना अराजक है। हाँ, कृपया मेरे साथ चलें। फारूक हड़बड़ी में उठा और बाहर चला गया। मोहित शर्मा के हाव भाव भद्दे थे, जबकि महान बुजुर्ग का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था। वो केवल प्रार्थना कर सकता था कि जैस्मीन को कुछ नहीं हुआ है, अन्यथा वो खुद को समझाने में सक्षम नहीं होगा। मोहित शर्मा मदद नहीं कर सकता था। फिर महान बुजुर्ग को घूरा और युविका और बाहर के अन्य लोगों का पीछा किया। बाहरी संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में शिष्य मीना खालिद को वहां ले आई। खालिद शाशी को रास्ते में घसीट रहा था। उनके पीछे कुछ शिष्याएं भी थीं। खालिद के मन में यही चल रहा था कि जैस्मीन को ढूंढकर वो उसे कैसे तबाह कर देगा। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। अंत में वे एक घाटी में पहुंचे। घाटी की सीमा पर एक छोटी सी गुफा थी। वो केवल एक व्यक्ति को फिट कर सकती थी। मीना ने गुफा की ओर इशारा किया और आश्चर्य से कहा, भाई देखो, जैस्मीन यहां छिपी हुई है। खालिद ने देखा। निश्चित रूप से उसने गुफा के अंदर एक युवा लड़की को देखा। उसका शरीर कांप रहा था और वो बहुत असहाय लग रही थी। वो युवा लड़की जैस्मीन थी जो यहां छिपी हुई थी। आखिरकार उसे मिल गया। खालिद के होठ एक उपहास में बदल गए। जैस्मीन, मैं तुम्हें देख सकता हूं, जल्दी से बाहर आओ, खालिद चिल्लाया। जैस्मीन एक गेंद में सिकुड़ गई थी जब उसने खालिद की शैतानी आवाज सुनी। वो डर के मारे कांपने लगी। जैस्मीन, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं शाशी को मार डालूंगा, खालिद ने कहा। शाशी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी वजह से मर जाए? बहन शाशी, जैस्मीन ने फुसफुसाया। जब से उसके भाई की मृत्यु हुई थी तब से केवल बहन शाशी ही संप्रदाय में उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। नहीं, मत करो, जैस्मीन चिल्लाई। वो नहीं जानती थी कि उसकी हिम्मत कहां से आई है। वो गुफा से बाहर भाग गई। जाने दो, बहन शाशी को जाने दो, जैस्मीन ने गुस्से से खालिद की ओर देखा। उसके हृदय में खालिद बस एक मानव की तरह था। जैस्मीन उस रात खालिद के पाशविक व्यवहार को कभी नहीं भूल सकती थी। यदि ये उसके बड़े भाई के पास से नहीं गुजरते और हंगामा नहीं सुनते तो जैस्मीन जानती थी कि वो निश्चित रूप से खालिद द्वारा अपवित्र कर दी गई होती। लेकिन कभी कभी भाग्य भयानक होता था। अंत में कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। जैस्मीन, जल्दी से भागो, मेरी चिंता मत करो, शाशी चिल्लाई। कुत्तिया, खालिद ने उपहास किया। उसने शाशी को 1 दर्जन मीटर दूर फेंका। शाशी का शरीर झींगा की तरह मुड़ गया था। वो दर्द के कारण कांप रही थी। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुमसे सब कुछ वादा करती हूं, बहन शाशी को जाने दो। जैस्मीन का सुंदर चेहरा निराशा से भर गया था। उसने बार बार खालिद से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वो अपने क्रूर भाग्य से नहीं बच सकी। खालिद ने विकृत मुस्कान के साथ कहा, है, अगर तुमने पहले मेरी बात सुनी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही उसकी आवाज मध्यम पड़ी, खालिद जैस्मीन की ओर बढ़ा। जैस्मीन ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम कौन हो? लेकिन बहुत जल्दी जैस्मीन ने खालिद की गुस्से और डरी हुई आवाज सुनी। जैस्मीन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति बांस की टोपी पहने हुए है। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने खालिद की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। स्वर्ग, ये अद्भुत है। रुद्रसेन के पीछे चलने वाली शिष्याओं के समूह ने रुद्रसेन को शौक में देखा। अभी एक क्षण पहले उन्होंने केवल एक आफ्टर इमेज फ्लैश देखी थी और फिर रुद्रसेन बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। अगले ही पल वो जैस्मीन के सामने आ चुका था। उसके दाहिने हाथ ने खालिद की गर्दन पकड़ी और उसने खालिद को ऊपर उठा लिया। रुद्रसेन ने खालिद के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और जैस्मिन की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप जैस्मिन हैं? जैस्मिन ने सिर हिलाया। मेरा नाम रुद्रसेन है, मैं राजन का अच्छा दोस्त हूं। अब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगा, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। बड़ा भाई? जैस्मिन ने इन शब्दों को बुदबुदाया और उसके गालों से आंसू बहने लगे। उसने डर के मारे अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रुद्रसेन ने आगे बढ़ने और उसका हाथ पकड़ने की पहल की। जैस्मिन को केवल इतना महसूस हुआ कि ये गर्म हाथों की एक जोड़ी है जो उसके भाई राजन के हाथों की तरह गर्म है। जैसे ही उसने रुद्रसेन का हाथ पकड़ा, उसके दिल में डर गायब हो गया, जैसे कि उसे भरोसा करने के लिए कोई मिल गया हो। छोटे बव्वा, मुझे जाने दो या तुम मर जाओगे, खालिद गुस्से से चिल्लाया। वो किंग यांग संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य था और उसका उच्च दर्जा था, लेकिन अब किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। ये खालिद के लिए बहुत बड़ा अपमान था। वो ये भी सोच रहा था कि रुद्रसेन से कैसे निपटा जाए जब किंग यांग संप्रदाय के मजबूत साधक पहुंचे और रुद्रसेन को पकड़ लिया। हुश हुश हुश, दूरी में सिलहुएट उड़ रहे थे। वे किंग यांग संप्रदाय और स्पिरिट पैलेस के नेता थे। ये वही है। रुद्रसेन को देखकर युविका ने अपनी आंखें से कोड़ ली। उसने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन अकेले किंग यांग संप्रदाय में आने की हिम्मत करेगा।
युविका स्पष्ट रूप से जानती थी कि किंगयांग संप्रदाय रुद्रसेन की तलाश कर रहा था। कितना दुस्साहस, रुद्रसेन ने कहा। युविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मार्शल स्पिरिट पैलेस के दोस्तों, तुम्हारी समस्या क्या है? क्या हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं? इतना शत्रुतापूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंगयांग संप्रदाय के पहले बुजुर्ग ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि जैस्मिन ठीक है। द स्पिरिट पैलेस? खालिद ने भौहें चढ़ा दी। खालिद के चेहरे पर डर का निशान दिखाई दिया। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि मार्शल स्पिरिट पैलेस के लोगों को अपमानित नहीं किया जाना था। उसका अहंकार एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह भय ने ले ली। उसे केवल यही आशा थी कि रुद्रसेन किंगयांग संप्रदाय से डरेंगे और उन्हें जीवित रहने देंगे। रुद्रसेन ने किंगयांग संप्रदाय के पहले बुजुर्ग की ओर देखा और उपहास किया। तुम्हें क्या लगता है? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे बताओ कि क्या करना है? छोटे बव्वा, तुमने क्या कहा? किंगयांग संप्रदाय के पहले बुजुर्ग गुस्से में थे। वो यिनयांग क्षेत्र का विशेषज्ञ था और अगर वो स्पिरिट पैलेस से नहीं डरता तो वो रुद्रसेन को मार डालता। बूढ़े कुत्ते, खो जाओ, मुझे उकसाओ मत, अन्यथा मैं तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें खोदूंगा। रुद्रसेन उदासीन दिखे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किंगयांग संप्रदाय के पहले बुजुर्ग नाराज थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मैं गलत था, ये सब मेरी गलती है। हे प्रभु, कृपया मुझे बख्श दें। खालिद का चेहरा पीला पड़ गया था जैसे ही उसने जोर से भीख मांगी। तुम्हें बख्श दूं? रुद्रसेन के होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। क्या तुम दिवा स्वप्न देख रहे हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन ने अपने दाहिने हाथ से खालिद की गर्दन पकड़ ली। कर्कश आवाजें सुनी जा सकती थीं। खालिद की गर्दन सीधे रुद्रसेन ने तोड़ दी थी। भैंग! रुद्रसेन ने खालिद के शव को जमीन पर फेंक दिया। वो मर गया। खालिद की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। स्पिरिट पैलेस के सदस्यों सहित हर कोई रुद्रसेन को घूर रहा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन इतना निर्णायक होगा कि खालिद को मार डाले। लैन टिएनेर इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। मजे देखने आई हुई कई महिला शिष्यों ने लैन टिएनेर को खुशी से देखा। वे जानती थीं कि लैन टिएनेर बर्बाद हो गई थी। यहां तक कि अगर मार्शल स्पिरिट मास्टर ने उसके साथ कुछ नहीं किया तो किंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारी मार्शल स्पिरिट पैलेस को खुश करने के लिए गुप्त रूप से लैन टिएनेर से छुटकारा पालेंगे। तुम? किंगयांग संप्रदाय के पहले बुजुर्ग गुस्से में थे। उनकी आंखें ठंडक से भर गई थीं, लेकिन वे अपने क्रोध और हत्या के इरादे को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तुमने उसे मार डाला? वो दुष्ट और दुष्ट है। धन्यवाद स्पिरिट पैलेस के छोटे भाई, किंगयांग संप्रदाय को उससे छुटकारा पाने में मदद करने के लिए। कृपया किंगयांग संप्रदाय के शिष्यों और यहां तक कि किंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारियों की जांच करना जारी रखें। यदि और दुष्ट जासूस हैं तो कृपया उनसे भी छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। तभी मोहित शर्मा बाहर आए और जोर जोर से जयकारा लगाया। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मोहित शर्मा की ओर देखा। मोहित शर्मा रुद्रसेन से चौंक गए थे। मोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। भले ही स्पिरिट पैलेस को पता चला कि किंगयांग संप्रदाय के कुछ उच्च अधिकारियों ने बुरी तकनीकों का अभ्यास किया था, फिर भी वे कह सकते थे कि वे दुष्ट जासूस थे। रुद्रसेन जानता था कि किंगयांग संप्रदाय के मुख्य सदस्य मानवीय तकनीकों का अभ्यास नहीं करते थे। जो लोग मानवीय तकनीकों का अभ्यास करते थे वे शायद वे थे जिन्होंने संप्रदाय के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उच्च अधिकारी अंधेरे में छिपे हुए थे। ओल्ड शिखर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सच है कि किंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने मानवीय तकनीकों का अभ्यास किया है। हमने पहले ही जांच कर ली है, लेकिन कुछ नहीं मिला है। जहां तक बात यह है कि किसी भी सामान्य शिष्य ने मानवीय तकनीकों का अभ्यास किया है या जासूस है, किंगयांग संप्रदाय को आगे जांच करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि किंगयांग संप्रदाय अपना ख्याल रखेगा। जाहिर है ओल्ड शिखर मामले को रफा दफा करना चाहता था। दोनों पक्ष एक कदम पीछे हट गए थे। आखिरकार उनके लिए किंगयांग संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को ढूंढना आसान नहीं था जिन्होंने मानवीय तकनीकों का अभ्यास किया था। रुद्रसेन ने किंगयांग संप्रदाय में लोगों को मार डाला था, इसलिए यह काफी अच्छा था कि रुद्रसेन सुरक्षित बच गए थे। ओल्ड शिखर की बातें सुनने के बाद मोहित शर्मा ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमने आज दिन भर कड़ी मेहनत की है। मैं लोगों को सबके लिए दावत तैयार करने का आदेश दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी भी काम करना है। हम लंबे समय तक नहीं रह सकते। ओल्ड शिखर मुस्कुराया। बहन शशि, क्या आप ठीक हैं? जैस्मिन शशि की ओर दौड़ी। शशि का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि जैस्मिन ठीक है तो वो मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूं जैस्मिन, ये बहुत अच्छा है। आप किंगयांग संप्रदाय से सुरक्षित बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, मैं अब से भाई रुद्रसेन का पालन करूंगी। भाई रुद्रसेन, चलो सिस्टर शशि को भी अपने साथ ले चले, ठीक है? जैस्मिन ने रुद्रसेन की ओर गिड़गिड़ाती निगाहों से देखा। रुद्रसेन ने जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल,
सिस्टर शशि के साथ होने पर आप अकेले नहीं होंगी। भाई, मुझे अपने साथ ले चलो। अगर मैं रहती हूं तो मेरा अंत अच्छा नहीं होगा। वो शिष्या जिसने रुद्रसेन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था दौड़ी और रुद्रसेन की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। वो सिस्टर कोमल है और वो मुझसे बहुत अच्छी हैं। भाई रुद्रसेन, उन्हें भी अपने साथ ले चलो। जैस्मिन ने कमजोर स्वर में कहा। उसे चिंता थी कि रुद्रसेन खुश नहीं होंगे। रुद्रसेन ने कहा, ठीक है, जब तक कि तुम उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हो, मैं उन्हें अपने साथ ले चलूंगा। एकदम बढ़िया। जैस्मिन बहुत खुश थी। कोमल नामक शिष्या भी बहुत खुश थी। अन्य शिष्यों ने कोमल को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि भविष्य में कोमल का उल्कापिंड बढ़ेगा। सभी शिष्य महिला बहुत परेशान थीं। जब रुद्रसेन आए थे तो उन्होंने रुद्रसेन को जैस्मिन के बारे में बताया था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो वे आत्मा के महल तक उसका पीछा करने में सक्षम हो सकते थे। 1 घंटे बाद रुद्रसेन स्पिरिट पैलेस के सदस्यों के साथ चले गए। किंगयांग संप्रदाय मुख्य हॉल में। किंगयांग संप्रदाय के ऊपरी सोपानों में सभी बहुत उदास थे, खासकर पहला एल्डर खालिद, जिसे रुद्रसेन ने कुचल दिया था। एक जूनियर था जिसे वो बहुत महत्व देता था और कुछ हद तक संबंधित था। अब जब खालिद की मौत हो गई थी तो वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। पहला बुजुर्ग इतना उदास था कि वो खून की उल्टी करने वाला था। एक जूनियर ने किंगयांग संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आत्मा के से है, और हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं करने की हिम्मत की। हमने अपने ही शिष्य को एक दुष्ट जासूस के रूप में बदनाम किया। मोहित शर्मा ने उदास भाव से कहा, यह इस बच्चे की गलती है, वो मरने का हकदार है। एक पतले बुजुर्ग ने उदास आवाज में कहा। वो किंगयांग संप्रदाय के 5वें एल्डर सोहेल थे। उसी समय काले वस्त्र पहने एक आदमी मुख्य हॉल में दौड़ा आया। यदि रुद्रसेन इस आदमी को देखता तो वो उसे पहचान लेता। वो कोई और नहीं बल्कि बलिदान के पुरुषों का नेता था, जो रुद्रसेन का पीछा कर रहा था और रुद्रसेन द्वारा लगभग मार दिया गया था। वो यिन यांग विशेषज्ञ थे। ये वही बच्चा है जिसने जोरावर को अपंग कर दिया था। काले वस्त्र पहने किसान ने कहा। 19, तुमने क्या कहा? 5वां बुजुर्ग तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। जोरावर उनका पोता था और उनकी खेती पंगु हो गई थी। बेशक वो रुद्रसेन को मारना चाहता था, जिसने जोरावर की खेती को पंगु बना दिया था। काले वस्त्र पहने किसान किंगयांग संप्रदाय के बलिदान के पुरुषों का नेता था। वो किंगयांग संप्रदाय का 19वां एल्डर भी था, लेकिन वो अंधेरे में छिपा हुआ था। काले वस्त्र पहने किसान ने कहा, वो वही है। हालांकि उसने बांस की टोपी पहनी है, मैं गलत नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से आत्मा के महल के विशेषज्ञ यहाँ हैं, इसलिए मैंने अपना चेहरा दिखाने या आपको संदेश भेजने की हिम्मत नहीं की। मुझे चिंता थी कि आत्मा के विशेषज्ञ मुझे खोज लेंगे। लानत है, लानत है, हमें उस बच्चे को मार देना चाहिए था। 5वें बुजुर्ग ने उग्र रूप से कहा। मोहित शर्मा ने धीमी आवाज में कहा, 5वें बुजुर्ग, शांत हो जाओ। ये बच्चा आत्मा के महल का मुख्य शिष्य है, उसकी पहचान मत भूलना। नहीं, 19वें एल्डर ने अचानक कहा, यह बच्चा आत्मा के महल का मुख्य शिष्य बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो नकली है। क्या आप भूल गए हैं? ये बच्चा यहाँ नहीं था जब आत्मा का महल आया था। उस समय किंगयांग संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने आत्मा के महल के उन सभी लोगों को वापस बुला लिया था जिन्होंने किंगयांग संप्रदाय में प्रवेश किया था। वास्तव में वे रुद्रसेन को नहीं खोज सके थे। हमें मूर्ख बनाया गया है, पहले बुजुर्ग ने घातक लहजे में कहा। यह बहुत क्रोधित करने वाला है। आत्मा का महल और वो बच्चा वास्तव में किंगयांग संप्रदाय को बरगलाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। 5वें बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। मोहित शर्मा ने अपने गुस्से को दबा दिया। यद्यपि वो नहीं जानता था कि आत्मा के महल ने रुद्रसेन की मदद क्यों की थी, लेकिन उसे केवल ये जानने की आवश्यकता थी कि रुद्रसेन आत्मा के महल से नहीं थे। मोहित शर्मा ने कहा, 19, हमें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करना होगा। हाँ, संप्रदाय गुरु। काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर तुरंत हॉल से बाहर उड़ गया और गायब हो गया। 100 मील से अधिक यात्रा करने के बाद वे आराम करने के लिए रुके। युविका और एल्डर शिखर के सामने रुद्रसेन पहुंचे। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आप पर एक एहसान करता हूं और भविष्य में निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा। एल्डर शिखर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुमने पहले ही आत्मा के महल के मुख्य शिष्य टोकन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हें आत्मा के महल का सदस्य माना जाता है। इसलिए तुम्हें हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। रुद्रसेन मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसा लगता है कि इस बार आत्मा के महल के निमंत्रण को अस्वीकार करना मेरे लिए कठिन होगा। युविका ने कहा, स्पिरिट के पैलेस में शामिल होने से तुम्हें केवल लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब तक तुम आत्मा के महल में शामिल होते हो, हम जैस्मिन का भी पोषण कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि उस लड़की का टैलेंट बुरा नहीं है। यदि तुम आत्मा के महल में शामिल नहीं होते तो जैस्मिन का क्या होगा? रुद्रसेन ने कहा, चूंकि आप दोनों मेरे बारे में इतना सोचते हैं रुद्रसेन, अगर मैं फिर से मना कर दूं तो मैं बहुत चतुर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अब भी आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आत्मा का महल मुझे आधा साल देगा। मुझे कुछ मामलों से निपटने के लिए अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट वापस जाने की आवश्यकता है। मुझे अपने परिवार के पास वापस जाने की और अपने पिता, दादा और अन्य रिश्तेदारों को ये बताने की भी आवश्यकता है कि मैं आत्मा के महल में शामिल हो गया हूं। बेशक, युविका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रुद्रसेन ने कहा, लेकिन मैं अब भी आप पर एक एहसान करता हूं। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांधी और जैस्मिन और अन्य लोगों की ओर चल दिया। ये बच्चा, एल्डर शिखर थोड़ा हैरान थे। क्या? युविका ने एल्डर शिखर की ओर एक मुस्कुराहट के साथ देखा, जो मुस्कुराहट नहीं थी। इस उम्र में इस तरह की प्रतिभा, इस तरह के स्वभाव के साथ पूर्वी दिव्य प्रांत भी उसके लिए बहुत छोटा है। शायद कुछ सालों में उसका नाम 3000 प्रांतों में फैल जाएगा। बड़े शिखर ने गंभीरता से कहा। युविका मंद मंद मुस्कुराई और अपने दिल में बुड़बुड़ाई। 3000 प्रांतों में उसका नाम फैल जाएगा? मुझे लगता है कि भविष्य में उसका नाम 3000 प्रांतों में फैलना जितना आसान नहीं होगा, वो मार्शल स्काई कॉन्टिनेंट के 3000 प्रांतों का सर्वोच्च अधिराज भी बन सकता है। बिग ब्रदर फैंग, जागने का समय आ गया है। सूरज उग चुका है। जैस्मिन बिस्तर पर लेट गई और अपने छोटे हाथ से रुद्रसेन की नाक चुबिटी। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और बाहर आकाश की ओर देखा। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, ये बहुत उदास है। सूरज कहाँ है? फिर भी जागने का समय आ गया है। अंकल यान और बड़ी बहन युविका उठ चुके हैं। जैस्मिन खिलखिलाई। ये स्कारलेट फायर नेशन की राजधानी फायर सिटी था। स्कारलेट फायर नेशन की राजधानी बहुत प्रसिद्ध थी क्योंकि ये 9 विशाल ज्वालामुखियों से घिरी हुई थी। वर्ष भर तापमान अधिक रहता था। रुद्रसेन ने एल्डर शिखर और युविका का पीछा करते हुए मार्शल स्पिरिट हॉल तक जाने की योजना बनाई। उसे अभी के लिए जैस्मिन को बसाना था। रुद्रसेन बिस्तर से उठ गए। जैस्मिन ने रुद्रसेन को धोने में मदद की। वो एक विचारशील छोटी सूती पद्देदार जैकेट की तरह थी। जब से उसने रुद्रसेन के साथ किंगयांग संप्रदाय छोड़ा और रुद्रसेन के साथ कुछ समय बिताया, जैस्मिन कहीं अधिक हंसमुख हो गई थी। नाश्ते के बाद एल्डर शिखर ने रुद्रसेन को सूचित करने के लिए किसी को भेजा कि भगवान युविका स्कारलेट फायर नेशन के राजकीय प्रासाद में जाना चाहते हैं। उन्होंने रुद्रसेन से पूछा कि क्या वो जाना चाहते हैं। बाद में रुद्रसेन को पता चला कि युविका की पृष्ठभूमि स्कारलेट फायर नेशन से संबंधित प्रतीत होती है। जैस्मिन वास्तव में एक देश के राजकीय प्रासाद का दौरा करना चाहती थी। उसने रुद्रसेन का हाथ पकड़ लिया और रुद्रसेन की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर साथ चले? बिग ब्रदर रुद्र, आप सबसे अच्छे हैं। जैस्मिन बहुत उत्साहित थी। स्कारलेट फायर नेशन के शासक मार्शल स्पिरिट हॉल से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करने के लिए बाहर निकले थे। युविका ने सिर हिलाया और सीधे स्कारलेट फायर नेशन के राजकीय प्रासाद की गहराई में चली गई। उस समय रुद्रसेन को युविका से गहरी उदासी महसूस हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।